Yes, we are live now. I think you can see me, you can hear me. Good evening, everyone. Good evening, Chandan. Good evening, Ganesh. Good evening, Dattatreya. Good evening, Sahil Kumar. Please confirm if I am audible and visible to all of you. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स. प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एंड क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स. यस, वी आर लाइव नाउ. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अरे भाई, कल की शादी अटेंड करने के बाद कहीं सो तो नहीं गए? कहीं सब लोगों को नींद आ रही है? सर, कल की तो शादी अटेंड हुई, अब सर हमें नींद आ रही है, अब हमें ना पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा सर. अब हम सोएंगे. इतना खाया कल हमने, इतना खाया, इतने दिनों का खाया हुआ हमने कल. भाई, हम कई दिनों से हमने खाना ही नहीं खाया था. कल हमने इतना खाया सर, अब नींद आ रही है, अब 2-3 दिन सोने दो. कहीं ऐसा तो नहीं है कल की शादी कहीं बहुत ही ज्यादा? देखो जरा, देबाली मजूमदार ने गुड इवनिंग सर पूरा इसने स्ट्रेच करके लिखा है सर, वेरी नाइस. लक्ष्मी तिवारी कह रही है सर एलएलपी और पार्टनरशिप का टैक्सेबल रेट 30% दिया है बुक में और आपने रिगार्ड में दिया है. अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम्स. मनीष कह रहा है यस सर, यस सर. अच्छा, मतलब यस का मतलब ये है कि अभी खाना बहुत ज्यादा खा लिया है शादी का, तो अब नींद आ रही है, अब आगे का चैप्टर पढ़ने का मन नहीं कर रहा. हाँ, यस सर का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस सर? हाँ, तो यस, आज हमको स्टार्ट करना है वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस. और वेरी 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 इतनी सारी बार मैंने क्यों बोला? बोलने का मकसद क्या था? मकसद बड़ा सिंपल सा था भाई. एक मैंडेटरी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा. मतलब 99.99% श्योर है कि इस चैप्टर में से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो ये चैप्टर भाई नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है. आप बिल्कुल भी इस चैप्टर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल भी इस चैप्टर को भाई आप छोड़ नहीं सकते. छोड़ने का तो खैर सोच ही नहीं सकते. आप इस चैप्टर को भाई बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस जिसकी हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज सैलरी. ये क्या नालायक, देखो जरा, अजय मनारिया कह रहा है हैप्पी होली सर. नालायक, अभी एक हफ्ता बचा है होली को, अभी से तुम होली के मूड में आ गए. लक्ष्मी तिवारी कह रही है हैप्पी दिवाली सर. क्या हो गया ये सबको? हाँ सर, परसों से मेरा सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, तो क्या? सो व्हाट? अगर आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता. आपको रिवीजन क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है. दिन में 2 घंटा अगर मुझे दे दोगे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो आपको सेमेस्टर एग्जाम का परवाह किए बगैर मेरी क्लास में आना ही आना है भाई. मैं कोई छुट्टी नहीं दे रहा किसी को. अरे भाई, बिल्कुल छुट्टी नहीं, कोई सो नहीं जाएंगे, हमें क्लास में आना ही आना है. गुड आफ्टरनून प्रांजल, गुड आफ्टरनून सुरभि, गुड आफ्टरनून हर्ष, देबाली, गुड आफ्टरनून. सर पूरा फ्रेश होकर आई हूं आज, जब तक नींद लेकर. अच्छा, दिवाली कह रही है सर मैं तो पूरा नींद लेकर आज आई हूं. आज सर सारी रात अगर ये क्लास चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी क्लास ले लो. आज आप सैलरी चैप्टर पूरा खत्म करा दो और सारी रात की हम क्लास ले लेते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो ना तुम? चलो, वेरी गुड. All right, so let's start today's chapter. Today's chapter is one of the most important chapters of your syllabus, which is salary. And yes, salary chapter holds a mandatory question in your examination, guys. CMA, direct taxation paper. In last all the attempts, you can see one common phenomena, which is सैलरी. सैलरी चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो इस चैप्टर को अच्छे से करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है. ठीक है. हम कई बार स्ट्रैटेजी क्या लेते हैं, मैं बच्चों को जो एडवाइस भी करता हूं कि भाई आप लोग आईडीटी बहुत अच्छे से करो, उसके सारे चैप्टर्स ढंग से करो, और डीटी के कुछ चुनिंदा चैप्टर्स कर लो. ठीक है, सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लो डीटी के, तो आपका काम बन जाएगा. वो जो चुनिंदा चैप्टर्स डीटी के मैं करने के लिए बोलता हूं ना, सैलरी उसमें से एक चैप्टर है. तो सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जो नॉन नेगोशिएबल है. और भाई सैलरी दिखने में लगता है अरे सर कितना बड़ा चैप्टर है सर, अरे भाई कितने कितने डिडक्शंस, कितने कितने तरह के अलाउंसेस, परक्यूजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, डिडक्शंस, पता नहीं क्या क्या है सैलरी में. दिखने में ऐसा जरूर लगता है, लेकिन इन रिवीजन लेक्चर्स में मैं आपको फोकस कर दूंगा कुछ एलिमेंट्स पे सैलरी चैप्टर के. और यकीन मानना, अगर मान लो बिल्कुल ही आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब हुई तो ही इन वाले टॉपिक्स के बाहर से क्वेश्चन आएगा. अदरवाइज आपका पूरा जो क्वेश्चन बनेगा ना, जो मैं रिवीजन लेक्चर में भाई टॉपिक्स कराऊंगा, उन्हीं में से बनेगा. हालांकि देखो, गारंटी किसी बात की नहीं होती. ठीक है, हमेशा एडवाइजेबल होता है सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओ, लेकिन फिर भी रिवीजन लेक्चर का जो मकसद है, मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको कंसाइज में करके कुछ बेकार के जो टॉपिक्स है उन्हें छोड़ दूं, कंसाइज में करके आपको रिवीजन कराऊं. वही मकसद है हमारा, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों पार्ट का. चलें, यस सर, चलते हैं. अरे केक किसके लिए आ रहा है नालायक? केक लेके आओ. केक किसके लिए लेके आ रहे हो? किसका बर्थडे है?
चलो, मतलब नहीं आएगा इस टॉपिक से, है इसका क्या मतलब है? लक्ष्मी तुम्हारा ध्यान कहीं और है, ठीक है? ये नालायकों की बातों में तुम मत आओ, तुम तो एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम कहाँ इन नालायकों की बातों में आ रही हो और अपना दिमाग भटका रही हो। तुम दिमाग सारा का सारा क्लास में रखो, बाकी सारे तो नालायक हैं। अभी वो क्रिश शाह नालायक नहीं आया, नहीं तो उसके कोई बेकार के कमेंट आने शुरू हो जाते। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की सैलरी चैप्टर, और हम सैलरी चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट सैलरी चैप्टर के जो होते हैं वो होते हैं अलाउंसेस और परक्विजिट। क्या होता है अलाउंस, क्या होता है परक्विजिट? हम ये दो चीजें पढ़ेंगे हमारे सैलरी के चैप्टर में। अलाउंसेस क्या होते हैं, परक्विजिट क्या होते हैं, क्योंकि वो सैलरी का एक अभिन्न अंग है, एक सैलरी का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो बनता है। फिर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कुछ होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हमको मिलते हैं, उनका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है, वो क्या होते हैं, उनका भाई टैक्स कैसे पे करना पड़ता है, कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है या एम्प्लॉई पे करता है, वो सब चीजें हम भाई डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में, नहीं मतलब सैलरी के चैप्टर में। और लास्ट हम पढ़ेंगे डिडक्शंस। तो देखो सबसे पहले तुमको मुझको भाई एक चीज बतानी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्यों करते हैं कि सैलरी का चैप्टर अलग पढ़ रहे हैं, पीजीबीपी का अलग पढ़ रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी का अलग पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन का अलग पढ़ रहे हैं, आईएफओएस का अलग पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि सारी सारी इनकम को इकट्ठा करके इकट्ठा ही टैक्स लगा दें, इकट्ठा ही सबके बारे में पढ़ लें? ये अलग अलग टुकड़ों में हम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन तुम्हें लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जरा रीजन बता दो कि ये सारे हेड्स अलग 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 क्यों होते हैं, सारे सारे हेड्स अलग क्यों होते हैं, रीजन क्या है। वेरी गुड, लक्ष्मी तिवारी का भी सही जवाब आ गया, सुमित प्रसाद का भी सही जवाब आ गया, वेरी गुड। सर थोड़ा स्लोली स्लोली समझाइएगा, अगर इतनी जल्दी जल्दी समझ नहीं आता सारा टॉपिक। अच्छा तो मैं स्लोली स्लोली समझाऊंगा। अच्छा तो डिफरेंट टैक्स रेट, डिफरेंट टैक्स रेट, अच्छा तो डिफरेंट टैक्स रेट होते हैं सारे हेड ऑफ इनकम में, इसलिए सारे हेड ऑफ इनकम का डिफरेंट डिफरेंट टैक्स हम बाइफर्केट करते हैं। नालायक कह रही है, वो कह रही है सर इतना भी धीरे नहीं समझाना था, और धीरे समझाऊं तो भी दिक्कत और तेज समझाऊं तो भी दिक्कत। नालायक सोनम खान। चलो भाई आ जाओ। तो हम लोग सबसे पहले तो बात कि भाई सैलरी अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग होता है, ठीक है? उसको टैक्स करने का तरीका अलग अलग होता है, जो डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो इनकम सैलरी की होती है वो अलग होती है। तो क्योंकि नेचर ही अलग है इस वाली इनकम का, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइफर्केट करती है डिफरेंट हेड ऑफ इनकम में, और क्योंकि बाइफर्केट करती है डिफरेंट हेड ऑफ इनकम में, इस वजह से भाई डिफरेंट डिफरेंट हम लोग हेड्स में डिवाइड करते हैं अपनी सारी की सारी इनकम को, ठीक है? और हर हेड में ना एक चीज कॉमन है, सुनना जरा कॉमन क्या है। तो भाई देखो प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, नेट इनकम कैसे निकल के आती है, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस। आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, सारी इनकम को रख दो, सारे खर्चों को रख दो, तो आपकी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट निकल के आता है ना? आपने वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारा इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स आपको बताएगा कि कौन कौन सी इनकम इस वाले सैलरी हेड में टैक्स होगी। तो ये सारी इनकम्स हैं भाई जो हमें बताई सैलरी चैप्टर ने, तो वो सारी इनकम्स हैं जो सैलरी हेड में टैक्स होंगी, और सैलरी चैप्टर ही बताएगा कि ये सारे खर्चे हैं जिनको आप इस इनकम में से माइनस कर दो तो आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगी। तो ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर नेट टैक्सेबल इनकम, जो हम इस वाले चैप्टर में टैक्स कर देंगे, जिसका कि हम भाई टैक्सेबल इनकम निकाल के लाएंगे। सो जब भी आप नेट टैक्सेबल सैलरी की बात करते हो तो उसमें ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस करके हम लोग नेट इनकम निकाल के लाते हैं भाई किसी भी हेड में, और ये सारे हेड में कॉमन है, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी में भी यही होगा, पीजीबीपी में भी यही होगा, आईएफओएस में भी यही होगा। बस बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई सैलरी में सिर्फ यही वाली इनकम ऐड होंगी, भाई वही वाली इनकम ऐड करना और कोई ऐड मत करना। और जो सैलरी चैप्टर ने बोल दिया यही वाले खर्चे माइनस होंगे और कोई खर्चे माइनस मत करना, मतलब कहने का सैलरी इनकम अर्न करते हुए हो सकता है कि जो खर्चे यहां पर लिखे हैं ना उनके अलावा भी कोई और खर्चे हों जो सैलरी इनकम अर्न करते हुए इनकर होते हों। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है भाई, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सैलरी इनकम अर्न करते हुए इन खर्चों के अलावा और भी खर्चे आपने इनकर करे हों, लेकिन वो भाई माइनस नहीं होंगे। माइनस वही होंगे जो इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा, ऐड भी वही होंगे जो इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा, माइनस भी वही होंगे जो इनकम टैक्स बोलेगा। तो सैलरी ही नहीं, जब हम कैपिटल गेन करेंगे या फिर जब हम पीजीबीपी करेंगे उसमें भी सेम प्रिंसिपल अपनाएंगे भाई। इनकम वो जो इनकम टैक्स एक्ट चाहे, खर्चे वो जो इनकम टैक्स एक्ट चाहे। बहुत पुराना एक गाना है भाई, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को
अगर रात कहो रात कहेंगे। तो जो इनकम टैक्स एक्ट को पसंद होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट कहेगा भाई ये इनकम तुम्हारी सैलरी में ऐड होनी चाहिए, ये खर्चे तुम्हारी सैलरी से माइनस होने चाहिए, हम वही खर्चे और वही इनकम ऐड और लेस करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं सर सैलरी अर्न करने में तो इनके अलावा और भी खर्चे होते हैं हमारे, हाँ ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा, भाई हम इग्नोर कर देंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट ने हमको बोला कि ये वाले खर्चे माइनस होंगे, बस वही वाले खर्चे माइनस होंगे। जो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला ये वाली इनकम्स ऐड होंगी, बस वही वाली इनकम्स ऐड होंगी। देयर इज नो अदर ऐड और लेस इन द एंटायर चैप्टर ऑफ सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन। आप कोई और खर्चे या इनकम की बात नहीं करोगे, सिर्फ इन्हीं की बात करोगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेचर एंड सोर्स डिडक्शन डिफरेंट टैक्स रेट्स, वेरी गुड, मनीष का आंसर बिल्कुल सही है। नेचर अलग होता है, सोर्स अलग होता है, डिडक्शन अलग होता है और टैक्स रेट्स भी सबके अलग अलग होते हैं। वाह वाह क्या बात है सर, क्या सुर है सर, गजब। तुषार दत्ता, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी के चैप्टर में कौन कौन सी इनकम को ऐड किया जाता है। जैसा आपको पता है सैलरी का मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप होना चाहिए और क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप आपको दिया हुआ होगा कि हाँ भैया मिस्टर एक्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, उसका मतलब है कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। तो वो जो आपको सैलरी मिलती है जॉब करने के एवज में, उसको बोला जाता है भाई आपकी सैलरी की इनकम। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो सबसे पहले तो जो आपको पीडीएफ मिला है उस पे आ जाओ भाई। ठीक है, सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स वेजेस, वेजेस जो आपको भाई पर यूनिट रेट पे मिलते हैं या दिहाड़ी, दिहाड़ी पे जो पर डे रेट पे मिलते हैं, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड, इसे बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। तो कोई भी लीव एनकैशमेंट मिल रहा है तो वो भी यहां पर आप टैक्स करोगे एज सैलरी। तो लीव एनकैशमेंट अगर मिलता है तो दैट इज आल्सो टैक्सेबल एज सैलरी। प्रपोर्शन ऑफ एनुअल एक्रेशन इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस है करंट ईयर में जो इंक्रीज आया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो भी आपकी सैलरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट जब हम टॉपिक करेंगे उसमें ये वाली एस्पेक्ट पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। ये तीनों ही लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं ये जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट करेंगे तब डिटेल में करेंगे, ये सब चीजें हम ऐड करेंगे। ठीक है, नालायक, ये देखो जरा, अरे नालायक लड़की, अंकिता डे कह रही है सर मेरी मम्मी कह रही है आप गाना अच्छा गाते हैं, मम्मी को नहीं सुनाना मेरा गाना, ठीक है नालायक। फिर मम्मी कहेंगी ये किसको पैसे दे दिए, हमने तुम्हें सिंगिंग क्लासेस में थोड़ी भेजा था, हमने तो तुम्हें टैक्स क्लासेस में भेजा था। अंकिता डे नालायक, तुम जब भी मेरी क्लास लोगे हमेशा ईयरफोन्स लगा के रखना, तुम बिल्कुल भी स्पीकर पे मत लिखना, नहीं तो सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं ना वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरी क्लासें बंद हो जाएंगी। नालायक। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सैलरी, तो सैलरी में ये सारी चीजें भी भाई इंक्लूड करी जाती हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, ये अगेन रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। रेम्युनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम होता है। सैलरी फॉर मोर देन वन सोर्स या एम्प्लॉयर, कई बार ऐसा होता है आपने एक एम्प्लॉयर को छोड़ा दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन किया तो पुराने वाले एम्प्लॉयर उसकी भी सैलरी होती है और करंट एम्प्लॉयर की भी सैलरी होती है, दोनों को ऐड करके पूरे साल की आपकी सैलरी निकल के आती है। अलाउंसेस परक्विजिट्स रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो परक्विजिट मिलते हैं, उनको भी सैलरी में ऐड किया जाता है और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की क्लास तो सिर्फ एक टॉपिक पे डेडिकेटेड है, पता है वो क्या है, अलाउंसेस। आज हम सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस की चर्चा करेंगे, कल की क्लास में परक्विजिट की चर्चा करेंगे। रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जब खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड और टर्मिनेशन, एंड और टर्मिनेशन, जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, उसके बाद जो पेमेंट मिलती है वो भी सैलरी की डेफिनेशन में भाई ऐड होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई एलिमेंट है सैलरी। तो सैलरी में आप समझ लो जो भी चीज आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलती है, जो भी चीज, वो सारी की सारी सैलरी में टैक्स होती है। गवर्नमेंट एक भी चीज को नहीं छोड़ती, सब कुछ आपके सैलरी इनकम में टैक्स किया जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट छोड़ती है सैलरी से, जो बाहर रखती है और नॉन टैक्सेबल रखती है। सैलरी के चक्कर में या सैलरी के भाई लीव में या जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसमें जो भी भाई अमाउंट आता है सारा सैलरी में ऐड होता है। ठीक है, फिर फॉर्मेट क्या है सैलरी को कंप्यूट करने का, भैया बेसिक सैलरी ऐड करते हो, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट सबको ऐड करते जाते हो, जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। फिर अलाउंसेस, आज हम पढ़ेंगे अलाउंसेस क्या होता है, ठीक है, अलाउंसेस सारे के सारे ऐड कर देते हो। फिर परक्विजिट, सारे के सारे परक्विजिट ऐड कर देते हो और आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाती है। ये होती है आपकी टोटल इनकम भाई, ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है आपकी टोटल इनकम।
अब इसमें से मैंने आपको बताया था ना, कुछ खर्चे हैं, खर्चे, दीज आर एक्सपेंसेस जो सैलरी अर्न करने में आपने भाई इनकर करे, वो एक्सपेंसेस को जब आप लेस कर देते हो, और जी हाँ, सिर्फ 3 टाइप के एक्सपेंसेस हैं, कोई चौथा टाइप का एक्सपेंस होता ही नहीं। तुम जब हम एक्सपेंसेस पे आएंगे ना, तब तुम खुद मुझे बोलोगे नहीं सर चौथा टाइप का एक्सपेंस होता है ये रहा, तुम खुद मुझे बोलोगे। लेकिन तब मैं क्या कहूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूंगा, जो इनकम टैक्स एक्ट को हो पसंद वही खर्चे डिडक्ट करेंगे। तो हम खर्चे सिर्फ वो डिडक्ट करेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट के खर्चे होंगे, उसके अलावा हम कोई भी खर्चा डिडक्ट नहीं करेंगे भाई। और वो सिर्फ 3 ही खर्चे हैं जो यहां पर लिखे हैं। सर न्यू टैक्स स्लैब में अलाउंसेस डिडक्ट नहीं होते ना? हाँ हर्ष, उस पॉइंट पे भी आएंगे अभी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। चलो जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अलाउंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अलाउंसेस। ये क्या होता है भाई अलाउंसेस, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे मिलता है, और इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। अब अलाउंसेस की डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं ना 2 वर्ड्स में डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं, 2 वर्ड्स का आपको डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बताना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस वर्सेस परक्विजिट? अलाउंसेस और परक्विजिट में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद हम अलाउंसेस पे आएंगे। ग्रेचुइटी इज टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? ऑफ कोर्स टैक्सेबल। रोहित कह रहा है ग्रेचुइटी टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? ऑफ कोर्स टैक्सेबल है। ये इतनी सारी पेंगुइन कहां से आ गई? नॉर्थ पोल से। दिवाली मजूमदार, ये क्या हो गया, इतनी सारी पेंगुइन क्यों भेज दी? दिवाली का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? वो अपने इमोजीज ट्राई कर रही है, नए नए इमोजीज में जरा ट्राई करके देखती हूँ, ये इमोजी टाइप करूंगी तो क्या आएगा। नालायक दिवाली, अभी तो मैं उससे मैसेज भेजने से ब्लॉक कर दूं क्या? नालायक। चलो, अलाउंसेस वर्सेस परक्विजिट। तो देखो, आपने देखा जो बेसिक सैलरी होती है, जो हमें सैलरी मिलती है, वो तो ऑफ कोर्स टैक्सेबल होगी ही होगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे मेरी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ थी जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था, और मुझे आज तक याद है मेरी पहली सैलरी जो थी, पहला जो पैकेज लगा था सीए क्वालिफाई करने के बाद, केपीएमजी में लगा था, और मेरी जो पहली सैलरी थी वो थी 50,000 रुपीज पर मंथ, 6 लाख रुपीज का मेरा पैकेज लगा था। एंड यू नो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पैकेज दैट आई हैड गॉट, क्योंकि वो मेरा पहला पैकेज था। तो उसके इमोशंस आज भी मेरे पास, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे आज तक याद है दोस्तों, आज तक याद है मुझको, जब मेरी पहली सैलरी मेरे अकाउंट में हिट करी थी ना, जब मेरी पहली सैलरी, मेरा पहला जो अमाउंट था वो जब मेरे अकाउंट में आया था, क्योंकि ऑनलाइन होता है, चेक से तो आता नहीं है, ठीक है। जब मेरी पहली सैलरी मेरे अकाउंट में आई थी और मेरे पास मैसेज आया था, तो आई स्किप्ड अ बीट, मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, मेरी एक दिल की धड़कन पॉज हुई थी, एक दिल की धड़कन मैंने मिस करी थी। क्यों मिस करी थी? क्योंकि आज तक जीवन में मैंने इतना बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में आते देखा ही नहीं था। मुझे इमेजिन ही नहीं कर सकता था मैं कि 50,000 रुपीज पूरे, और टैक्स डिडक्ट होके नहीं आया था क्योंकि मैं उसमें ट्रेनिंग पे था। उस समय के लॉ के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग पे जो स्टाइपेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता था। तो 50,000 रुपीज पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में आया था, और जैसे ही वो मेरे अकाउंट में आया था और मेरे सामने व्हाट्सएप का मैसेज आया था, तो मतलब आई स्किप्ड अ बीट। एंड मुझे आज तक याद है, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि आज तक इतना सारा पैसा मैंने अपने अकाउंट में देखा ही नहीं था। तो क्योंकि देखा ही नहीं था, तो वो जो खुशी थी, है ना, और ये उसके बाद जो सपने बुने थे कि अब इस पैसे का मैं क्या करूंगा, है ना, इतना मोटा अमाउंट 50,000 रुपीज एकदम बैंक अकाउंट में आया था, तो मैं इसका क्या करूंगा, है ना, क्या मैं अपनी मदर के लिए कुछ खरीदूंगा, क्या मैं अपने फादर के लिए कुछ खरीदूंगा, क्या मैं दादाजी के लिए कुछ खरीदूंगा, या मैं अपने लिए कुछ खरीदूंगा। लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा था कि मेरे जो सोच की क्षमता थी, दायरे थे, अगर उन सारी चीजों को मैं खरीद भी लेता तो भी वो अमाउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी था। तो यस, आई रिमेंबर माई फर्स्ट सैलरी बीइंग क्रेडिटेड टू माई अकाउंट, एंड दैट टू अ ह्यूज वन। तो वो जो फीलिंग होती है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। एंड डेफिनेटली आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई मैनिफेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके भी जीवन में वो जरूर मौका आए, वो जरूर पल आए जब आपके भी अकाउंट में ऐसे सैलरी हिट हो, ठीक है। तो भाई वो तो सैलरी हो गई 50,000 रुपीज, वो तो कैश मुझे मेरे अकाउंट में डाला गया, तो वो तो ऑफकोर्स सैलरी का पार्ट है ही है, और वो तो भाई ऑफकोर्स टैक्सेबल है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब 2 और चीजें टैक्सेबल होती हैं सैलरी में, ये जो बेसिक अमाउंट होता है, इसके अलावा 2 और चीजें टैक्सेबल होती हैं। एक होते हैं अलाउंसेस, एक होते हैं परक्विजिट, ठीक है। अब ये अलाउंसेस और परक्विजिट क्या होते हैं? तो भाई हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश देखना चाहता है। अब जब हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश देखना चाहता है, तो वो भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को पहुंचाने में इंटरेस्टेड रहता है। जैसे एम्प्लॉय को भाई एक घर की जरूरत है ना, तो एम्प्लॉय को घर दिलवा देगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को ना वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो वॉशिंग मशीन दिलवा देगा। एक सर्वेंट चाहिए, सर्वेंट दिला देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करवा देगा भाई। गवर्नमेंट सेक्टर का तो यही भाई
टेंडेंसी होती थी कि सैलरी रखो कम लेकिन बेनिफिट्स बहुत सारे दे दो। ये जो बेनिफिट्स हैं इससे क्या होता था, जो सैलरी होती थी पूरी पूरी गवर्नमेंट ऑफिसर की बच जाती थी। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, ये बेनिफिट्स नहीं देते भाई और सैलरी ज्यादा देते हैं, अपने खर्चे खुद उठाओ, अपने खर्चे खुद करो, हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे, हम तुम्हें सैलरी अच्छी खासी दे देंगे। ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में फर्क होता है। तो खैर जो भी फर्क है, अब मुद्दे की बात यह है जो बेनिफिट्स हमें एम्प्लॉय को पहुंचाने हैं, मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स पहुंचाने हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स भाई दो तरीके से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पहुंचा सकता है। एक पहुंचा सकता है अलाउंसेस की तरह, एक पहुंचा सकता है परक्विजिट की तरह। अलाउंस की तरह होगा तो इसका क्या मतलब है भाई, एम्प्लॉय को कैश दे दो। कैश दे दो मतलब एम्प्लॉय को बोलो, जैसे मान लो दिल्ली में अगर मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस आईटीओ पे है, तो भाई दिल्ली के पास एक जगह है लक्ष्मी नगर, ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला जाओ भाई लक्ष्मी नगर में अपना घर ले लो और जो भी किराया हो ना घर का वो मुझसे भाई कैश में ले लो, मतलब मेरे से अपना जो रेंट है जो तुम अपने भाई लैंडलॉर्ड को दे रहे हो मेरे से कैश में ले लो तुम, ठीक है। तो लक्ष्मी नगर में घर लेने के लिए जो मैं अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसे देता हूं 50,000 के अलावा, तो 50,000 तो देते ही देता हूं, उसके अलावा 30,000 रुपीज पर मंथ मैं अपने एम्प्लॉय को रेंट की तरह और देता हूं, ठीक है। अच्छा परक्विजिट में क्या होगा, परक्विजिट में मैं अपने एम्प्लॉय को कैश नहीं दूंगा, मैं उसे घर ही लेके दे दूंगा, मैं उसे घर किराए पे लूंगा, लैंडलॉर्ड से बात कर लूंगा भाई मेरे एम्प्लॉय यहां पर आके रहेंगे और मैं घर अपने एम्प्लॉय को दे दूंगा काइंड में मतलब कैश में नहीं भाई, मैं उसे घर ही दे दूंगा अपने एम्प्लॉय को और वो जो घर दूंगा उसका जो किराया है वो मैं बियर करूंगा एज एन एम्प्लॉय। तो परक्विजिट मतलब आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो इन काइंड, अलाउंस मतलब आप अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो इन कैश, ठीक है। अब तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं भाई, देखो हमने अपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा दी, ठीक है, हमने अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दिया जो उसने आगे जाके खर्चा किया, चाहे तो 30,000 रुपए हैं, ये एम्प्लॉय की जेब में गया ही नहीं, ये तो सारा का सारा एम्प्लॉय ने अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया। एम्प्लॉय ने एक भी रुपया अपनी जेब में नहीं रखा, सारा का सारा एम्प्लॉय ने लैंडलॉर्ड को दे दिया। तो बताओ क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए या ये नॉट टैक्सेबल होना चाहिए? अगर ये भाई खर्चा है तो, है ना, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए या ये नॉन टैक्सेबल होना चाहिए? अगर ये खर्चा है तो एम्प्लॉय ने पूरा 30,000 रुपए जाके अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया कि लो भाई लो, इस महीने का रेंट मेरे बॉस ने मुझे दिया है, तुम ले लो ये रेंट। तो क्या ये रेंट जो है वो टैक्सेबल होना चाहिए या नॉन टैक्सेबल होना चाहिए? देखो इमोशनल बात करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लॉ ऑलरेडी पता है, तुम लेक्चर देख के आए हो, ऐसी बात मत करना, ठीक है। नालायक, देखो ये सारे नालायक हैं, इमोशनल बात नहीं करेंगे मेरे से, इमोशन जाए भाड़ में, ये सब टैक्सेबल करेंगे क्योंकि पढ़ के आए हुए हैं। हाँ देखो कुछ इमोशनल बच्चे हैं मेरे साथ, पुनीत है, आंचल है, रोहित है, ठीक है। तो हाँ भैया देखो कायदे की बात यही है, सर ये तो पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है ना हमारे एम्प्लॉय का। अगर ये पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है सर हमारे एम्प्लॉय का, तो सर इस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये तो खर्चा है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ठीक है। तो सर ये अगर पूरा का पूरा खर्चा हो जाता है, पूरा पूरा इसको एक्सपेंस दे दिया जाता है, तो ये नॉन टैक्सेबल होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को इस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए ठीक है इस पर टैक्स मत दो, जो 50,000 रुपए तुमको सैलरी की तरह मिल रहा है उस पर टैक्स दे दो, 30,000 रुपए जो मिल रहा है उस पर टैक्स मत दो। आइडियली ऐसा होना चाहिए, एक भावुक बात मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जहां भावनाएं आएंगी, जहां इमोशंस आएंगे, वहां पर पैर स्लिप होने का चांस है ही है। तो सुनना जरा क्या घपला चल रहा है यहां पर लक्ष्मी नगर में, पूरे लक्ष्मी नगर में। अगर 2 BHK लिया जाए, महंगे से महंगा भी लिया जाए, तो वो 20,000 रुपए से ज्यादा का है ही नहीं। ये तो एम्प्लॉयर 30,000 रुपए अपने एम्प्लॉय को फालतू में ही दे रहा है। अगर लक्ष्मी नगर में आप उस तरह का घर जिस तरह का मेरे एम्प्लॉय ने लिया है, अगर वो यूजुअली लोगे ना वहां जाके, तो खर्चा कितना है एक्चुअली एम्प्लॉय का? 20,000 रुपए खर्चा है एम्प्लॉय का, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो 20,000 रुपए एक्चुअल एक्सपेंडिचर है भाई। तो एम्प्लॉय जो 30,000 रुपए ले रहा है फालतू ले रहा है, 30,000 रुपए फालतू ले रहा है। तो भाई देखो अगर एम्प्लॉय ले रहा होता 20,000 रुपए तो ये तो वाजिब खर्चा है। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है वाजिब खर्चा। अरे भाई ये जेन्युइन खर्चा है। अगर एम्प्लॉय 20,000 रुपीज ले रहा है, इट्स अ वैलिड एक्सपेंडिचर, ये वाजिब खर्चा है। लेकिन अगर हमारा एम्प्लॉय ले रहा है 30,000, तो सर इसमें से 10,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया गया है वो हो गया ना वाजिब खर्चा। वो खर्चा क्या हो गया भाई? वो हो गया ना वाजिब खर्चा। वो खर्चा भाई वाजिब नहीं है, वो खर्चा भाई जायज नहीं है, ठीक है। तो वो खर्चा हो गया ना वाजिब खर्चा। तो अब 30,000 रुपए हमारे एम्प्लॉय को दिए गए, ठीक है, एम्प्लॉयर ने 30,000 रुपए एम्प्लॉय को दिए, उसमें से 20,000 रुपए एम्प्लॉय ने एक्चुअली खर्चा कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपए एम्प्लॉय के बच गए। तो ये हो गया भाई वाजिब खर्चा जो एक्चुअली एम्प्लॉय ने किया, और 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को मिले वो है ना वाजिब खर्चा। अब मुझे बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल अमाउंट कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे अकॉर्डिंग
टैक्सेबल अमाउंट कौन सा होना चाहिए, कितने अमाउंट पे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए, तुम बताओ। वेरी गुड, हर्ष ने ऑलरेडी आंसर दे दिया भाई, 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, हर्ष ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। टू सेव टैक्स सैलरी विल बी गिवन लेस एक्चुअली एंड इंक्लूड्स मोर अमाउंट इन अलाउंस। ये किसने बोला है? अवीशा। अवीशा के लिए तालियां बजाओ पहले तो अवीशा के लिए तालियां बजाओ। टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉयर क्या करेगा? अलाउंस को बढ़ा देगा और सैलरी का अमाउंट को कम कर देगा, है ना? बिल्कुल सही बात। तो भाई टैक्सेबल कितना अमाउंट होना चाहिए? हाँ जी हाँ, टैक्सेबल होना चाहिए 10,000 रुपए। तो अलाउंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं समझना। अलाउंस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जितना भी अलाउंस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, जितना भी अलाउंस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, हम उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। देखना 2 टुकड़े दिख रहे हैं, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जो भी अलाउंस हमारे एम्प्लॉयर ने हमको दिया, हमने उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। टुकड़ा नंबर 1 वाजिब अलाउंस, टुकड़ा नंबर 2 ना वाजिब अलाउंस। तो जो ना वाजिब अलाउंस होगा उसको हम टैक्सेबल रखेंगे, जो वाजिब अलाउंस होगा उसे हम नॉन टैक्सेबल करार देंगे। तो सर ये कौन बताएगा क्या वाजिब है क्या नावाजिब है? ये कौन बताएगा क्या वाजिब है क्या नावाजिब है? तो ये वाजिब का अमाउंट कौन बताएगा? ये वाजिब का अमाउंट हमें इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। और उसने एक नाम रखा है वाजिब का। वाजिब तो देखो हम लूज लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उसने एक नाम रखा है, उसने नाम रखा है एग्जेम्प्ट अलाउंस। अरे भाई जहां भी एग्जेम्प्ट अलाउंस वर्ड देखोगे, कौन सा वर्ड तुमको याद आना चाहिए? ये है वाजिब खर्चा। जो गवर्नमेंट कहती है जो जायज बनता है भाई, जो तुम्हें रेंट के लिए देना चाहिए था अपने एम्प्लॉय को, वो होना चाहिए ये वाजिब खर्चा। इसका नाम है एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो अलाउंस जो भी हमारा एम्प्लॉयर हमको देगा, हम उसमें से जो वाजिब अलाउंस है, जो एग्जेम्प्ट अलाउंस है, उसे डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ अलाउंस है वो मेरा बन जाएगा टैक्सेबल अलाउंस। सैलरी में ऐड करके हम लोग उस पर टैक्स पे कर देंगे। सो अलाउंस में हमारा जो हमें सीखने वाली बात है कि इनकम टैक्स एक्ट हमारे अलाउंसेस में ये एग्जेम्प्ट अलाउंस की कैलकुलेशन कैसी देता है, एग्जेम्प्ट अलाउंस को कैलकुलेट कैसे करना सिखाता है, यही सीखने वाली बात है। फिर हमें टोटल अलाउंस दिया हुआ होगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए। वाजिब अलाउंस हमको इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। किस नाम से बताएगा? नाम बताएगा एग्जेम्प्ट अलाउंस। एग्जेम्प्ट अलाउंस के नाम से वो वाजिब टैक्स बताएगा, ठीक है। हम माइनस कर देंगे और हम निकाल लेंगे ना वाजिब अलाउंस, और ना वाजिब अलाउंस को हम टैक्स कर देंगे। तो मेरे इस एग्जांपल में जो टैक्सेबल सैलरी आएगी वो आएगी 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 60,000। टैक्सेबल सैलरी कितनी आई? टैक्सेबल सैलरी आई 60,000। और कोई बच्चा बस ये बता दो, अरे वाह मनीष ने देखो ऑलरेडी 60,000 लिखा हुआ था कि टैक्सेबल सैलरी 60,000। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड मनीष। अब कोई बच्चा ये बता दो टैक्सेबल सैलरी तो आई 60,000, जरा बता दो मेरे इस एम्प्लॉयर को टोटल सैलरी रिसीव्ड कितनी हुई? मेरे इस एम्प्लॉय को टोटल सैलरी जो मिली पूरे महीने में वो कितना अमाउंट मिला? जरा ये बता दो चैट बॉक्स में। जो टैक्सेबल सैलरी वो तो 60,000 है, और जो भाई टोटल सैलरी रिसीव्ड है वो कितनी है मेरे एम्प्लॉय को? फरीन ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, श्रेया ने जवाब दे दिया, अवीशा ने जवाब दे दिया। वेरी वेरी गुड। टोटल सैलरी जो रिसीव हुई थी वो हुई थी 80,000 रुपीज, और मुझे जिस सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा वो होगा 60,000 रुपीज। और ये 20,000 का नंबर मुझे कहां से मिलेगा? कौन बताएगा कि 20,000 वाजिब है? इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। उसने हमने रूल बताए हुए हैं कि अगर तुम ये वाले अलाउंस दो अपने एम्प्लॉय को तो उसके लिए ये रूल है, अगर ये वाले अलाउंस दो तो ये रूल है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट ने तुम्हें अलाउंस के रूल्स बताए हुए हैं कि ये रूल्स हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल होते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि वाजिब अलाउंस कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जरा चैट बॉक्स में लिखो मिधत फातिमा। देखो मिधत फातिमा करके लड़की है, नालायक, वो 80,000 को 8,000 लिख रही है, एक जीरो ही गायब कर दिया। मिधत तुम्हें भी अपनी सैलरी से एक जीरो गायब ऐसे ही करवाना है क्या? है तुम्हारी सैलरी होगी 80,000 और आएगी 8,000। यस यस यस, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो भाई, तो हमने ये पहला टॉपिक अपना समझा। पहला टॉपिक था अलाउंस। अब ब्रीफ में समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट। ब्रीफ में समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट। ये परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट मिलता है भाई, परक्विजिट मिलता है भाई काइंड में। ठीक है, परक्विजिट मिलता है काइंड में। काइंड का मतलब ये है आपको जो पूरा का पूरा घर है वो घर आपको दे दिया गया भाई रेंट पे, कंपनी ने लिया रेंट पे उसको और आपको दे दिया। आप एम्प्लॉय कुछ भी पे नहीं कर रहा, पे सारा का सारा कम नहीं कर रही है, आप बस उसमें रह रहे हो, मौज काट रहे हो आप उसमें। ठीक है, अब अगेन इस वाले केस में भी मुझे ये जानना है कि मेरा टैक्सेबल परक्विजिट कितना है, मेरा टैक्सेबल परक्विजिट कितना है। ठीक है, कि मैं किस अमाउंट पे टैक्स दूंगा। और बता देना
टैक्सेबल परक्विजिट का नाम क्या मैं रखूंगा, नाम रखूंगा मैं नावाजिब परक्विजिट। ठीक है, इसमें भी मुझको, इसमें देखो मुझे अमाउंट जो मुझे मिला है वो तो मुझे पता नहीं, अमाउंट मुझको क्या मिला है वो तो मुझे पता नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इसके अंदर तुम्हें कोई अमाउंट तो मिला नहीं, तुम्हें तो काइंड में एक प्रॉपर्टी मिल गई, तुम्हें तो काइंड में एक सर्वेंट मिल गया, वॉशिंग मशीन मिल गई काइंड में, है ना। तो इसमें डायरेक्टली हम तुम्हें टैक्सेबल परक्विजिट बता देंगे कि भाई ये परक्विजिट है जिसका अमाउंट तुम्हारी सैलरी में टैक्सेबल होगा, ये तुम्हें मिलना नावाजिब था। तो इसमें डायरेक्टली, इसमें एग्जेम्प्ट, इसमें वाजिब नहीं बताएंगे, इसमें एग्जेम्प्ट अलाउंस, जैसे अलाउंस के केस में तो एग्जेम्प्ट बताते थे ना, इसमें एग्जेम्प्ट नहीं बताएंगे, इसमें सीधा तुम्हें टैक्सेबल परक्विजिट बता देंगे कि इतने अमाउंट पे तुम टैक्स दे दो। जैसे कंपनी ने तुम्हें गाड़ी दी, कंपनी ने तुम्हें बंगला दिया, उस बंगले का कितना पोर्शन तुम्हारे सैलरी में टैक्सेबल हो जाना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्टली वो बता देगा परक्विजिट के केस में। तो परक्विजिट के केस में हम कैलकुलेट क्या करेंगे, परक्विजिट के केस में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल परक्विजिट डायरेक्ट। ठीक है, और अलाउंस के केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अलाउंस के केस में हम कैलकुलेट करेंगे एग्जेम्प्ट अलाउंस, और उसे टोटल अलाउंस में से माइनस करेंगे और हमारा निकल के आएगा कैश अलाउंस माइनस टोटल अलाउंस, और हमारा निकल के आएगा टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, तो अलाउंस के केस में थोड़ी कैलकुलेशन हमें लंबी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कैलकुलेशन करनी है, और परक्विजिट के केस में हम डायरेक्ट टैक्सेबल परक्विजिट निकालेंगे और वहां पर कैलकुलेशन उसकी कर लेंगे। बताओ दोनों में ब्रॉड लेवल पे डिफरेंस समझ में आया? अभी देखो माइन्यूट डिफरेंस नहीं कराया मैंने, अभी ब्रॉड लेवल पे दोनों पे मैंने डिफरेंस तुमको कराया है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये था डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड परक्विजिट, डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड परक्विजिट। अब आ जाओ, आज की क्लास पूरी की पूरी डेडिकेट करनी है सिर्फ एक टॉपिक पे, वो है अलाउंस। आज की क्लास पूरी की पूरी डेडिकेट करनी है सिर्फ एक टॉपिक पे, वो है अलाउंस। और अलाउंस में एग्जेम्पशन कैसे निकल के आता है, अलाउंस में टैक्सेबल अलाउंस कैसे निकल के आता है, वो हम इस चार्ट के थ्रू देखेंगे। ठीक है भाई, चार्ट सबको क्लियरली विजिबल है? चार्ट सबको क्लियरली विजिबल है? बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, वेरी गुड। अभिजीत कुमार ने बोला है, देबाली ने बोला है बेनिफिट गिवन, वेरी गुड। घर दे दिया सीधा, रियान ने बोला है, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अलाउंस। व्हाट डू मीन बाय अलाउंसेस? ठीक है, अलाउंसेस होता है ऐसा मनी, ऐसा पैसा जो हमारे एम्प्लॉय को दिया गया होता है किसी चीज को खरीदने के लिए, या किसी चीज को किसी सर्विस को अवेल करने के लिए, जो हम पैसा अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं, उसे बोला जाता है भाई अलाउंस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बताती है कि ये पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, इसमें से इतना पैसा तो वाजिब था, इतना नावाजिब था, तो नावाजिब को टैक्स कर लो। तो गवर्नमेंट हमेशा बताएगी कि इस वाले भाई अलाउंसेस में से कितना अलाउंस एग्जेम्प्ट होना चाहिए, कितना अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो अलाउंसेस हैं तीन टाइप के। नंबर वन, फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब सिंपल सा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अगर ये अलाउंस तुमको मिल रहे हैं तो ये पूरे के पूरे नावाजिब हैं, ये तुम्हें नहीं मिलने चाहिए, और अगर मिल रहे हैं तो पूरे पे टैक्स दे दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये जो है ये है नावाजिब अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस। मतलब इन पे एक भी रुपए का वाजिब, हम नहीं कहेंगे ये वाजिब है, एक भी रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये पूरे के पूरे जो अलाउंस है ना, ये सारे के सारे हो गए फुली टैक्सेबल अलाउंस। इनमें से एक भी रुपए हम डिडक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की हो गई बल्ले बल्ले। क्यों गवर्नमेंट की हो गई बल्ले बल्ले? इसलिए गवर्नमेंट की हो गई बल्ले बल्ले कि ये जितने अलाउंस अमाउंट मिलेंगे हमारे एम्प्लॉइज को, पूरे के पूरे हम फुली टैक्सेबल रखेंगे, इस पे टैक्स रिकवर करेंगे एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय के टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट की हो गई बल्ले बल्ले, फुली टैक्सेबल अलाउंस है ये सारे के सारे। एक भी रुपए की एग्जेम्पशन इनके अंदर नहीं है, नो एग्जेम्पशन। वेरी गुड, रियान ने बोला नो एग्जेम्पशन, वेरी गुड। अंकिता डे कह रही है परक्विजिट को सर क्या एसेट बेनिफिट बोल सकते हैं? नहीं, एसेट बेनिफिट मत बोलो, सिर्फ बेनिफिट बोलो। टैक्स मिलेगा सबके ऊपर ना। बिल्कुल, अवीशा देखो कितनी खुश हो गई। मुझे ऐसा लगता है अवीशा तो ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं की कोई कजन वजन लगती है, खुश हो जाती है, टैक्स मिलेगा ना, एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ती है अवीशा के मन में। तो इन सब पे टैक्स मिलेगा, 100% टैक्स मिलेगा, और ये सारा का सारा फुली टैक्सेबल अलाउंस है। ठीक है, अब दूसरे टाइप के अलाउंस है। अब अवीशा देखना दुखी हो जाएगी, अवीशा दुखी हो जाओ। अवीशा सैड सैड स्माइली भेजो, जरा इमोजी भेजो, सैड वाला, रोने वाला, आईज में जिसमें आंसू निकल रहे होते हैं वो वाला इमोजी भेजो अवीशा। अब ये है फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, इसमें एक भी रुपए पे टैक्स नहीं पे करना। ये सारे के सारे अलाउंसेस चाहे 1 करोड़ रुपए के भाई भी हैं तो भी हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस, इन्हें अलाउंसेस पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस है भाई, इनमें कोई
टैक्स पे करने की आपको जरूरत नहीं है, आपका एम्प्लॉयर चाहिए जितना भी दे रहा हो। लेकिन 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 अब गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी कोई अलाउंस छोड़ देगी फुली एग्जेम्प्ट। ये सिर्फ वो वाले अलाउंसेस हैं जो गवर्नमेंट को मिलते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट बेसिकली रेगुलेट करती है इन वाले अलाउंसेस को, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाले अलाउंस, ऐसे लोग पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा कर खुश होते हैं नालायक। चलो, तो ये है फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस। इन अलाउंसेस पे आपको टैक्स नहीं पे करना, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं होंगे। और हमारे सबसे कॉम्प्लिकेटेड भाई बंधु, हमारे सबसे ज्यादा मुश्किल, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा परेशानी खड़े करने वाले हैं अलाउंसेस, जो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत देंगे, जिनको याद करने में भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। मतलब इनमें से कुछ पोर्शन तो टैक्सेबल होगा, कुछ पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब हमें इन अलाउंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से हैं दो पार्ट भाई? वाजिब अलाउंस, ना वाजिब अलाउंस। और जरा चैट बॉक्स में बता दो कि हम ना वाजिब अलाउंस को टैक्स करेंगे या वाजिब अलाउंस को टैक्स करेंगे। जरा बता दो कौन से वाले अलाउंस को हम टैक्स करेंगे। क्या हम वाजिब अलाउंस को टैक्स करेंगे या ना वाजिब अलाउंस को टैक्स करेंगे? जरा चैट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, ना वाजिब। अब एक चीज और बता दो, ना वाजिब अलाउंस का इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड क्या है? ना वाजिब अलाउंस का इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड क्या है? ना वाजिब अलाउंस प्रॉपर वर्ड क्या है? ना वाजिब अलाउंस का, ना वाजिब को टैक्स करेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात भाई, टैक्सेबल अलाउंस। वेरी गुड। अरे इनवैलिड नहीं, नालायक रोहित शर्मा, इनवैलिड नहीं, टैक्सेबल अलाउंस या नॉन एग्जेम्प्ट अलाउंस ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। टैक्सेबल अलाउंस या नॉन एग्जेम्प्ट अलाउंस वो है ना वाजिब अलाउंस। ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, नॉन एग्जेम्प्ट अलाउंस है, तो इन्हें बोलेंगे हम टैक्सेबल अलाउंस। वेरी गुड, परफेक्ट। तो देखो, हिंदी वाला जो हम कच्चा पक्का अपना कच्ची पक्की लैंग्वेज में वर्ड बोलते हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, और जो प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट का वर्ड है वो भी पता होना चाहिए। तो हम अपने जो अलाउंसेस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टैक्सेबल अलाउंस, नॉन टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस को हम टैक्स कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारी टैक्सेबल अलाउंस में जो एग्जेम्प्ट अलाउंस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बताएगी कि एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन सा होगा, ठीक है। तो अब वो भी दो टाइप से हैं। अब देखना दो टाइप से कैसे हैं। एग्जेम्पशन डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो भाई एक कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस ऐसे हैं जो आप जितना एम्प्लॉय जितना एक्चुअल में खर्चा करेगा उतना वाजिब माना जाएगा, और एम्प्लॉय जितना एक्चुअल में खर्चा नहीं करेगा, मतलब सेव कर लेगा, उसको ना वाजिब माना जाएगा। तो एम्प्लॉय अगर रसीद दे दे, ठीक है, एम्प्लॉय खर्चे का प्रूफ दे दे कि देखो आपने 30,000 रुपए मुझे दिए थे, 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए मैंने खर्चा कर लिया, 10,000 रुपए मेरी जेब में बचे हैं, तो 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्पशन के रूल्स नहीं दिए। गवर्नमेंट ने बोला भाई बड़ी सीधी सी बात है, आप जितना खर्चा कर लोगे उस वाले अलाउंस का, वो सारा अलाउंस आपका नॉन टैक्सेबल रहेगा, और जो आपने खर्चा नहीं किया, सेव कर लिया, वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल अलाउंस। तो जो एग्जेम्पशन है वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे डिसाइड होगा। इसमें किस टाइप के अलाउंसेस हैं? ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, असिस्टेंट और हेल्पर अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म ऑन ड्यूटी अलाउंस। तो सारे के सारे जो अलाउंस हैं ये भाई खर्चे के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना तुमने खर्चा कर लिया वो तो माना जाएगा भाई वाजिब अलाउंस, और जो खर्चा नहीं किया वो माना जाएगा ना वाजिब अलाउंस। तो इस केस में भाई वाजिब अलाउंस होगा। बिल्कुल, मोहम्मद रियान का देखो वर्ड क्या है, बहुत बढ़िया वर्ड है, अमाउंट सेव्ड इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट। तालियां बजा दो जरा रियान के लिए, रियान के लिए तालियां बजा दो जरा। रियान वेरी गुड। तो जितना आप अमाउंट सेव कर लोगे तो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही मैं नहीं बता रही क्या वाजिब क्या ना वाजिब है भाई, मेरे को झंझट में पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं बता रही क्या वाजिब क्या ना वाजिब है। तुम जितना सेव कर लोगे, तुमने जितना अपना अलाउंस को बचा लिया, वो सारा का सारा तुम्हारा टैक्सेबल अलाउंस बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वाजिब मींस एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल सही बात, वाजिब मींस एग्जेम्पशन मिलेगा। वेरी गुड, सुपर, ठीक है। तो जितना भी आपने इसमें बचा लिया वो सारा का सारा आपका टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा, जो आपने खर्चा कर दिया वो सारा का सारा आपका भाई नॉन टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। अब दूसरे टाइप का है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी भाई अपनी नाक अड़ाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी नाक अड़ाएगी कैसे भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे नाक अड़ाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नाक अड़ाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी भाई मुझे नहीं पता तुमने एक्चुअल खर्चा कितना किया, मैं तो तुम्हें इतने अमाउंट का ही डिडक्शन दूंगी, बस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी ठान ली, ठीक है। ये वो वाले अलाउंसेस हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है तुम खर्चा चाहे जितना भी कर दो, तुम खर्चा चाहे सारा का सारा कर लो, मैं तो तुम्हें वही नॉन टैक्सेबल बनाऊंगी जो मैं चाहती हूं, जो मैं एग्जेम्पशन के रूल्स प्रिस्क्राइब करूंगी, जितना एग्जेम्पशन होगा वो मेरे हिसाब से होगा।
ठीक है, अब मैं अपने पिछले वाले एग्जाम्पल पे जरा आ जाता हूं, ठीक है, और वहां पर जरा हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो जैसे हमारा एग्जाम्पल था ना, अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल दोबारा से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था भाई? एग्जाम्पल ये था कि भाई एक तरह का तो अलाउंस ये कि भाई जो हमारे एम्प्लॉयर ने अलाउंस दिया वो दिया 30,000 रुपए का, ठीक है, इसमें से जो मैंने खर्चा कर लिया वो है 20,000 रुपए, और जो मैंने सेव कर दिया, ठीक है, वो है 10,000 रुपए। तो एक कैटेगरी ऑफ अलाउंस तो ये बन गए भाई कि जितना तुमने खर्चा कर लिया ना वो हो जाएगा नॉन टैक्सेबल, और जितना तुमने बचा लिया वो हो जाएगा टैक्सेबल। एक तो ये हो गया, ठीक है, दिस इज नॉन टैक्सेबल एंड दिस इज टैक्सेबल। ये तो हो गई हमारा पहला कैटेगरी ऑफ अलाउंस। ये जो पहली कैटेगरी है ना वो ये वाली है भाई। वो क्या है? जितना तुमने एक्चुअल खर्चा कर लिया वो तो हो जाएगा टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, और जितना सेव कर लिया उतना हो जाएगा टैक्सेबल। ये है हमारा ये पहली वाली कैटेगरी। जो पहली वाली कैटेगरी है ना वो हमारी ये वाली कैटेगरी है, ठीक है। अब अगर हम दूसरी वाली कैटेगरी में आए, इस वाली कैटेगरी में आए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है परवाइल्ले परवाइल्ले परवाइल्ले, मतलब मुझे परवाह नहीं है तुमने कितना खर्चा किया कितना नहीं खर्चा किया। मैं तो इस 30,000 को बाइफिकेट करूंगा अपने अनुसार। अपने अनुसार मतलब मैं इसमें से 18,000 रखूंगा नॉन टैक्सेबल और मैं इसमें से 12,000 रखूंगा टैक्सेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है मेरे को तुम्हारे खर्चे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तुम्हारे खर्चे से कोई मतलब नहीं है। बताओ बात समझ में आई? दो टाइप के जो अलाउंसेस हैं जो खर्चे पे निर्भर करते हैं वो समझ में आए, ठीक है। एक तरह का अलाउंस जो खर्चे पे निर्भर करता है, मतलब जितना तुमने खर्चा कर दिया उतना नॉन टैक्सेबल, जितना नहीं किया जितना सेव कर लिया उतना टैक्सेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो ये रूल बना रही है, और दूसरा रूल गवर्नमेंट क्या बना रही है? दूसरा रूल गवर्नमेंट बना रही है नहीं भी नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, परवाइल्ले, मेरे को तो जो तुमने खर्चा किया मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बस 30,000 में से 18,000 का अगर नॉन टैक्सेबल रखना है मैं 18,000 ही रखूंगी, तुमने खर्चा चाहे जितना किया हो। और मुझे टैक्सेबल 12,000 रखना है, मैं 12,000 ही टैक्सेबल रखूंगी, तुमने चाहे जितना भी सेव किया हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हैं दो टाइप के अलाउंसेस जो भाई हमारे सिलेबस में हैं और जो सैलरी के चैप्टर में भी हैं, और हम अब यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से भी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाली कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाली कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली कैटेगरी एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है सर। चलो भाई स्पेशल अलाउंसेस पे बाद में आएंगे, पहले हम आ जाते हैं, अच्छा पहले हम आ जाते हैं भाई अपने, चलो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो अलाउंस है हमारा वो है हाउस रेंट अलाउंस। सबसे पहला जो हमारा अलाउंस है वो है हाउस रेंट अलाउंस। पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, और ये एक्चुअल खर्चे पे निर्भर नहीं करता। आपने एक्चुअली घर कितने का लिया, कितने पे रेंट पे लिया, उस पे भाई ये भाई नहीं निर्भर करता। मतलब आपका जो पूरा का पूरा घर है, ठीक है, आपको 30,000 रुपीज का सपोज अलाउंस मिला और पूरे 30,000 रुपीज रेंट का आपने घर ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जो मैं बोलूंगी वो एग्जेम्प्ट होगा, जो मैं नहीं बोलूंगी वो नॉन एग्जेम्प्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचआरए के एग्जेम्पशन रूल्स अपने आप बनाती है, और गवर्नमेंट आपको बताएगी कि जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, देखो नाम से पता लग रहा है हाउस रेंट अलाउंस, घर को रेंट पे लेने का अलाउंस, तो हमारे एम्प्लॉय आएगा भाई प्लेस ऑफ भाई एम्प्लॉयमेंट में, तो घर से रेंट पे लेके रहेगा, उसके अलाउंस का नाम है हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए अलाउंस। सो एचआरए विल बी एग्जेम्प्ट टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों में से तीन लिमिट दी गई है, इसमें से जो मिनिमम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी एचआरए के केस में। आओ तीनों लिमिट देखते हैं। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको एक्चुअली एचआरए मिला है वो देखो। इन तीनों में से जो लोअर होगा ना वो होगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट की भाई डेफिनेशन दी हुई है, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से जो सबसे लो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा भाई, ठीक है। सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 40% और 50% ऑफ द सैलरी। आपकी जो सैलरी है ना उसका या तो 40% या उसका 50%। अब सर 40-50 कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 40%, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 50%, जहां भी घर सिचुएटेड है, ठीक है, वेयर द हाउस इज सिचुएटेड। जहां हाउस नॉन मेट्रो सिटी में है 40%, जहां हाउस मेट्रो सिटी में है 50% ऑफ सैलरी। इस हिसाब से आप अपना भाई सेकंड लिमिट को डिसाइड करोगे। तो 40% या 50% ऑफ योर सैलरी जो आपको सैलरी मिली है। अच्छा सर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? बेसिक इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंस विच फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन ऐड होगा जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर की तरह कमीशन आता है। और तीनों एलिमेंट को ना थोड़ी सी देर में डिटेल में इसमें भी चर्चा करूंगा।
ठीक है। और लास्ट है भाई रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपने जितना रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। इन तीनों लिमिट से जो सबसे लोएस्ट वाली लिमिट है वो आपकी भाई एग्जेम्प्ट होगी, बाकी सारी की सारी टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बता दो भाई, मुझे एक चीज ये बता दो बस कि ये जो लिमिट दी हुई है लोअर ऑफ दीज थ्री, क्या ये आपका वाजिब रेंट निकाल के लाएगा या ना वाजिब रेंट निकाल के लाएगा? जरा चैट बॉक्स में बता दो। लोएस्ट ऑफ ऑल थ्री, इसका क्या ये नावाजिब निकाल के लाएगा या वाजिब निकाल के लाएगा? जरा बता दो। वेरी गुड आंसर बाय रियान, बाय सुमित प्रसाद। बिल्कुल एकदम से, मतलब एकदम से आपके दिमाग में ना आना चाहिए कि हाँ वाजिब निकाल के लाएगा। वेरी गुड। देबाली ने गलत जवाब दिया, ना वाजिब नहीं, वाजिब निकाल के लाएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है भाई, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये वाजिब निकाल के लाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये है वाजिब हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस है, जो वाजिब निकल के आएगा, जो भाई सही सही निकल के आएगा, जो गवर्नमेंट कहती है हाँ ये ही रेंट होना चाहिए था। इसके ओवर एंड अबव जो आपको अलाउंस मिला है उसको टैक्सेबल कर देंगे भाई, हम उसे फुली उस पर टैक्स पे आपसे करवाएंगे। ठीक है, एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां लगा दो स्टार, यहां लगा दो भाई स्टार। एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल इफ असेसी लिव्स इन हिज ओन हाउस। अगर असेसी अपने घर में रहता है और फिर भी उसको भाई एक अपना घर मिल जाता है रेंट पे, तो उसका अपना घर है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करी, ठीक है, अब मेरा अपना घर भी था। मुझे कंपनी भी अपना कह रही थी भाई अलाउंस ले लो भाई घर के रेंट के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कंपनी को बताया नहीं कि मैं अपने घर में रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है ठीक है, अलाउंस दे दो भाई, दे दो। मैंने कहा अलाउंस दे दो भाई, मैं अपने घर में रहता हूँ लेकिन मैंने कहा अलाउंस दे दो। तो अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल, एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है अगर आपका अपना घर है, अगर आप अपने घर में रह रहे हो और डज नॉट पे एनी रेंट। अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हो लेकिन आप रेंट नहीं पे कर रहे, तो फॉर एग्जाम्पल यू नो एक एम्प्लॉय है जैसे मैं हूं, मैं रेंटेड घर में ही रहता हूं, कंपनी ने मेरे को अलाउंस दे दिया। अब जो मेरे घर का रेंट है मैं नहीं पे करता, मेरी मदर पे करती है। अगर वो मेरी मदर पे करती है तो मुझे कोई एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं क्योंकि मेरा खर्चा हो ही नहीं रहा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा उस केस में। तो दो केस हैं जब आपके हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल इफ असेसी लिव्स इन हिज ओन हाउस और ही डज नॉट पे एनी रेंट, अगर वो कोई भी रेंट नहीं पे करता। दोनों केस में भाई आपका जो अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर आपको पूरे के पूरे पे पैसे पे करने पड़ेंगे। आ जाओ जरा बुक में। तो फुली टैक्सेबल अलाउंस तीन टाइप के, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस, तीन टाइप के अलाउंसेस होते हैं जो आपके इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। इसमें से सबसे पहला है भाई हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंस टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद रेंट ऑफ द हाउस। रेंट ऑफ द हाउस का ये खर्चा होता है। If employee stays in his own house or stays in a house where he is not paying any rent, exemption will not be granted. तो अगर एम्प्लॉय अगर अपने ओन हाउस में रहता है या ऐसी जगह पे रहता है जहां पर कोई रेंट पे ही नहीं करा जा रहा, तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उस केस में भाई कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जितना भी अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल माना जाएगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा भाई। ठीक है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 50% और 40% ऑफ द सैलरी और एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है आपको? सैलरी में सिर्फ बेसिक इंक्लूड करना है, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड करना है। डियरनेस अलाउंस होता है भाई महंगाई भत्ता। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए आपको कुछ महंगाई भत्ता दिया जाता है जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा तो ही सैलरी कंप्यूट करते हुए आप यहां पर ऐड करोगे, अदरवाइज ऐड नहीं करोगे। देखो अब डियरनेस अलाउंस भी दो टाइप के होते हैं। एक जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनते हैं, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट करेगी तो डियरनेस अलाउंस को उसका पार्ट बनाएगी, मतलब ये एक जेन्युइन डियरनेस अलाउंस है। तो वो डियरनेस अलाउंस जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेंगे सिर्फ वही सैलरी की डेफिनेशन में ऐड होंगे। और कमीशन भी वो वाला ऐड होगा जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर की तरह मतलब निकाला गया है। ऐसा कमीशन जो फिक्स्ड बेसिस पे आपको मिला है वो सैलरी की डेफिनेशन में यहां पर जब आप एचआरए कैलकुलेट करोगे तब ऐड नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। जो ये 50% ऑफ सैलरी है ना, इस सैलरी को डिटरमाइन करने के लिए जो डेफिनेशन ऑफ सैलरी है वो यही वाली है भाई, जो इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है कि हाँ मैं सैलरी इस तरह से कंप्यूट करूंगा। आपको सैलरी इसी तरह से कंप्यूट करनी है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन विच फॉर्म्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे अगर आप रूल बताते हो तो हमें नहीं समझ में आता। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए। बात तो बिल्कुल सही है भाई। आओ करते हैं एचआरए का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर अभिजीत। मिस्टर अभिजीत का टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आपको निकाल के लाना है। ठीक है, ऑप्ट्स फॉर ओल्ड रेजिम, मिस्टर अभिजीत ने ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है। पता है ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि न्यू रेजिम में
HRA पे नो एग्जेम्पशन है। न्यू रेजिम अगर आप फॉलो करोगे तो नो एग्जेम्पशन इन HRA, इसलिए ऐसा लिख दिया है वहां पर, न्यू एग्जेम्पशन, नो एग्जेम्पशन इन HRA। तो अभी करेंगे हमने अभी न्यू रेजिम नहीं करा भाई। हम अपने 15th चैप्टर में करेंगे न्यू रेजिम, ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको कराऊंगा कि अगर न्यू रेजिम ऑप्ट करते हो तो HRA फुली टैक्सेबल होता है, आपको एक भी रुपए की छूट नहीं मिलेगी, आपको एग्जेम्पशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जितना भी HRA रिसीव होगा वो फुली टैक्सेबल होगा आपके सैलरी के अंदर, ठीक है। सो मिस्टर अभिजीत हैं, कोई मिस्टर अभिजीत हैं, उनको हाउस रेंट अलाउंस उनके एम्प्लॉयर ने दिया है, उनकी बेसिक सैलरी है 5,000 रुपए महीना, डियरनेस अलाउंस है 2,000 रुपए महीना। हाउस रेंट अलाउंस ये है जो हमें पता करना है कि टैक्सेबल नहीं है या नहीं है, मतलब इसको वाजिब और ना वाजिब दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यही है सारी मुसीबतों की जड़, यही है जो हमारा दिमाग अब खपाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो HRA मिला है 4,000 रुपए महीने का। रेंट जो मिस्टर अभिजीत पे कर रहे हैं एक्चुअली वो है 4,000 रुपए। मिस्टर अभिजीत देखो, जितना हाउस रेंट अलाउंस मिला है ना वो सारा का सारा रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई दिक्कत देखो क्या है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी? डिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगी पूरे के पूरे अमाउंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है डिडक्शन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट की ही मिलेगी जो मैं बताऊंगी, डिडक्शन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट की ही मिलेगी जो मैं बताऊंगी, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है। इस वजह से जो डिडक्शन मिलेगी ना वो पूरे के पूरे HRA की नहीं मिलेगी, वो रेंट पेड की नहीं मिलेगी, वो देखेंगे कितने अमाउंट की मिलेगी। लेकिन देखो नाइंसाफी, देखो नाइंसाफी, खर्चा तो पूरा का पूरा ही हो रहा है ना, खर्चा तो पूरा का पूरा ही हो रहा है ना, ये एक दिक्कत है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात बाद में करेंगे भाई, अभी तो हम एग्जेम्प्ट HRA निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रियान पूछ रहा है सर अगर एक सेक्शन याद ना आया अलाउंसेस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन आपको याद करना भी नहीं है, जितना सेक्शन याद आए लिख दो, ना याद आए छोड़ दो। इंटरमीडिएट पे आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप सेक्शन याद करके लिखो, ठीक है। ओके, सो ऑन 1st जुलाई 2023 देयर इज एन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी बाय 1,000 रुपीज। तो इसकी सैलरी भाई इंक्रीज हुई, 1,000 रुपए हो गई। कब हुई? 1st जुलाई 2023 में। फिर 1st अक्टूबर 2023 में एम्प्लॉय हायर्ड अ न्यू फ्लैट इन कोलकाता एट द सेम रेंट एज ही वाज पोस्टेड टू कोलकाता। तो भाई 1 अक्टूबर 2023 में एम्प्लॉय ने अपना नया फ्लैट हायर लिया है कोलकाता में, ठीक है, और रेंट सेम है जो वो पुराने वाले घर में दे रहा था, मतलब 4,000 रुपए महीने पे उसने पुणे से कलकत्ता शिफ्ट हो गया, वो एम्प्लॉय जो है ना वो पुणे से कलकत्ता शिफ्ट हो गया 4,000 रुपए पर मंथ में। ऑन 1st जनवरी 2024 एम्प्लॉय परचेज हिज ओन फ्लैट। ओहो, अमीर हो गया भाई एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय के पास पैसे आ गए, एम्प्लॉय अमीर हो गया, उसने अपना ओन फ्लैट खरीद लिया एम्प्लॉय ने। वेरी वेरी गुड। तो भाई अब देखो, जब भी आपको ये अलग अलग डेट्स दिए हुए होते हैं ना पूरे ईयर का, जैसे आपको डेट्स दिए होते हैं, आपको पूरे ईयर का टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकाल के लाना है पूरे पूरे ईयर का, तो आप समय रेखा जरूर बनाओ, ठीक है। समय रेखा हम सबको पता है, टाइमलाइन। तो आओ रेखा बुआ को इनवाइट करते हैं। चलो, रेखा बुआ की जरूरत पड़ गई। हाँ जी सर, ये आ गई हमारी रेखा बुआ। और रेखा बुआ को आप तब तब याद करोगे, कब कब, जब जब हमारे डेट्स दिए होंगे तब तक आप रेखा बुआ को याद करोगे। ये आ गई हमारी रेखा बुआ, जरा रेखा बुआ को नमस्ते कर दो सब। रेखा बुआ नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, बस आगे का नहीं बोलूंगा, बुआ मारेंगी। चलो भाई, ये हमारा पूरा ईयर आ गया, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, ये हमारा पूरा ईयर आ गया। अब इस पूरे के पूरे ईयर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें किस किस दिन हुई। डीटी से वैसे भी थ्योरी लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ही आएगा। बिल्कुल अभिषा, बिल्कुल सही बात है, डीटी में थ्योरी नहीं आता, हमेशा हमेशा प्रैक्टिकल ही आता है। नालायक और को दास नालायक, उल्टे सीधे क्वेश्चन। तुषार कह रहा है राधे राधे बुआ जी। वेरी गुड। चलो, ये हमारा पूरा ईयर है ना। तो अब देखना इस ईयर की क्या खास बात है। इस ईयर की खास बात यह है कि बेसिक सैलरी 5,000, डीए 2,000, ये तो बेसिक हमें इनकम दी हुई है। ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया बेसिक सैलरी में, मतलब जो सैलरी थी ना 5,000 वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीमेंट हो गया 1 जुलाई 2023 को। तो एक तो ये डेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई 2023 इंक्रीज इन
बेसिक सैलरी बाय रुपीज 1000 इंक्रीज हुई बेसिक सैलरी में, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 न्यू फ्लैट हायर किया कोलकाता में, तो अब तक तो पुणे में था, ठीक है, अब वो चला गया कोलकाता। न्यू फ्लैट लिया है कोलकाता में। न्यू फ्लैट इन कोलकाता ₹4000 पर मंथ। तो नया फ्लैट लिया गया भाई, कोलकाता में नया फ्लैट लिया है, कितने में लिया है? 4000 रुपए पर मंथ में न्यू फ्लैट लिया 1 अक्टूबर 2023 में। फिर 1 जनवरी 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को हमने इस एम्प्लॉय ने अपना घर ही खरीद लिया। वाह, अमीर हो गया भाई, अमीर। ये कौन सी कंपनी है जहां के एम्प्लॉय 1 साल के अंदर अंदर अपना फ्लैट खरीद लेते हैं? ये भाई फ्लैट परचेज्ड, ठीक है, ओन फ्लैट परचेज कर लिया कब? 1 जनवरी 2024 को। और अब सुनना भाई, सुनना भाई, सुनना। 1 जनवरी 2024 को नया फ्लैट ले लिया, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए तुम लोग बता दो जो हाउस रेंट अलाउंस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हाउस रेंट अलाउंस पता है कितना है? 4000 रुपए महीना, 4000 रुपए महीना। तो बता दो जो HRA 4000 पर मंथ है मल्टीप्लाई बाय 3 3 महीने के लिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? ये तो मुझे बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आगे से आगे बता दो। केपीएमजी क्या हो गया? केपीएमजी क्या है? अच्छा, कितने नालायक हैं बच्चे, हे भगवान, इतने चतुर हैं सारे के सारे। हर्ष कंजानी, रियान, देवाली, अवीशा, धीरज, इतने बदमाश बच्चे हैं। हेलो टेक्निकल टीम, जरा नाम लिखो। हर्ष कंजानी, मोहम्मद रियान, देवाली मजूमदार, अवीशा सुमन, धीरज कुमार, इन सब का लाइसेंस कैंसिल कर दो, ये दोबारा कभी लाइव सेशन में आने ना पाए, और इनकी क्लासेस रोक दो, और जो बुक इनको कोरियर हुई है वो वापस मंगा लो, और सब कुछ इनका कैंसिल कर दो। नालायक। मैंने बीच में बोला था ना, ऐसा कौन सी कंपनी है जहां के एम्प्लॉयज 1 साल में अपना खुद का फ्लैट खरीद लेते हैं? तो इन नालायक बच्चे ने बोला है केपीएमजी एंड डिलॉयट, क्योंकि उन्हें पता है ना मैं केपीएमजी एंड डिलॉयट में काम करता था, मेरी बुक के पीछे लिखा है ना, उन्होंने इसलिए उससे उधर लिखा है, उसको देख के इन लोगों ने मैं तो अभी भी रेंट पे रहता हूँ। नालायक, नालायक सारे के सारे। उफ। तो इस एचआरए का क्या नाम है भाई? इस एचआरए का नाम है टैक्सेबल एचआरए। तो ये एचआरए फुली टैक्सेबल है, और ये एचआरए पे 1 भी रुपए की एग्जेम्पशन नहीं लगेगी। दिस इज टैक्सेबल एचआरए। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 12000 रुपए। तो हमारा जो एचआरए होगा वो फुली टैक्सेबल होगा, उसमें 1 भी रुपए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, 1 भी रुपए का आपको छूट नहीं मिलेगी, फुली टैक्सेबल होगा। देखो सारे सारे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। नालायक। ठीक है, सो ये सारा का सारा टैक्सेबल एचआरए है, और ये सारा का सारा भाई 1 भी रुपए का टैक्सेस में बचेगा नहीं, आपको पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा आखिरी 3 महीनों के लिए। ठीक है, अब बच्चे 9 महीने। ठीक है, 9 महीने कौन से? अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है, 9 महीने बचे। इसका हम लोगों को टैक्सेबल भाई नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल में डिफरेंशिएट करके दिखाना है। तो यहां से लेकर यहां तक तो पुणे में हमारा एचआरए है, और यहां से यहां तक हमारा कोलकाता में एचआरए बनेगा। ठीक है, अब ये पुणे और कोलकाता में क्योंकि चेंज हो रहा है, जरा बता दो इस चेंज की वजह से हमारी कंप्यूटेशन में क्या चेंज आएगा? पुणे से हमारा घर कलकत्ता में शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटेशन है उसमें क्या चेंज आएगा? सर, उसमें चेंज ये आएगा कि हमारा जो फ्लैट है ना, जो हमें किराए पे मिल रहा है, जो हमारे एम्प्लॉयर से हम किराए पे ले रहे हैं, जो उसमें 40% है नॉन मेट्रो सिटी, 50% है मेट्रो सिटी। कलकत्ता है मेट्रो सिटी, तो यहां पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो 50% के हिसाब से होगा, और जो पुणे है वो है नॉन मेट्रो सिटी, तो यहां पर जो कैलकुलेशन है वो 40% के हिसाब से होगा। ये डिफरेंस आएगा। इस वजह से क्वेश्चन ने कैच दिया कि भाई इनिशियल
अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो रखा पुणे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तक कर दिया कलकत्ता। तो हमारा कंप्यूटेशन में डिफरेंस आ जाएगा, इस वजह से हम ये कंप्यूटेशन करेंगे। और यहां पर 1000 रुपए का इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर भी भाई कंप्यूटेशन में चेंज आएगा। तो कंप्यूटेशन जो है ना वो 4 भागों में करेंगे, ए बी सी और डी। डी की कंप्यूटेशन तुम ऑलरेडी कर ही चुके हो, बहुत ही बढ़िया बात है, अपने लिए तालियां बजा दो कि डी की तुमने बहुत बढ़िया कंप्यूटेशन ऑलरेडी कर दी है। परफेक्ट सर। चलो भाई आ जाओ जरा, मैंने एक फॉर्मेट बना के तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है ताकि हमारा थोड़ा समय सेव हो, लेकिन बात याद रखना भाई, एग्जाम में तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। ये ऐसे एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं होगा। देखो मैं तो कितना अच्छा हूं, है ना, फिर भी तुम ऐसे मेरी हंसी उड़ाते रहते हो। मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं तुम्हें देखो फॉर्मेट भी बना के दे रहा हूं, एग्जामिनर नहीं बना के देगा। चलो, तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 टू 30 जून 2003। 1 अप्रैल 2003 टू 30 जून 2003, मतलब जो हमारा पीरियड ए है, हम सबसे पहले उसका टैक्स निकाल रहे हैं। तो यहां लिख दें जरा, पीरियड ए। तो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ, 4000 मल्टीप्लाई बाय अप्रैल मई जून, 3 है, 3 महीने का है, ठीक है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय, तो 12000 रुपए हमारा जो एचआरए रिसीव्ड है वो निकल के आया, ठीक है। एचआरए रिसीव्ड कितना है, 12000 रुपए। अब एग्जेम्प्ट कितना होगा, एग्जेम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है वो 12000 है, ठीक है। देन 40% ऑफ सैलरी पुणे बीइंग नॉन मेट्रो सिटी, ठीक है। पुणे क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी है, इस वजह से 40% ऑफ सैलरी हम लोग लेंगे, ठीक है। और सैलरी क्या लेंगे भाई, सैलरी जो लेंगे वो लेंगे बेसिक प्लस डीए प्लस अगर कोई कमीशन है परसेंटेज बेसिस पे, ठीक है। बेसिक डीए प्लस अगर कोई भाई कमीशन है परसेंटेज बेसिस पे, तो बेसिक कितना है 5000 रुपए और डीए कितना है 2000 रुपए, और कमीशन का कोई नामो निशानी नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है सर। तो सैलरी कितनी होगी, 5000 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 5000 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, और कैलकुलेशन हाथ के हाथ ब्रैकेट में तुम्हें लिखना ही लिखना है। कैलकुलेशन अगर नहीं लिखा, एग्जामिनर अगर मेरे जैसा हुआ खड़ूस, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देगा, एक भी नंबर नहीं देगा। तो कैलकुलेशन लिखना ही है। सैलरी इज इक्वल टू 5000 प्लस 2000, 7000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 महीने की सैलरी कंप्यूट हो रही है, कौन सी, अप्रैल मई जून, पीरियड ए की अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो 21000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 8400, ठीक है। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट एक्चुअली में कितना पे हो रहा है, एक्चुअली में जो रेंट पे हो रहा है वो हो रहा है 4000 रुपए महीना, ठीक है, माइनस, तो टोटली ले लो भाई, माइनस 10% ऑफ सैलरी है 7000 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो भाई हमारा जो थर्ड लिमिट है वो कितनी आ गई, थर्ड लिमिट आई भाई 9900 रुपीज। इन तीनों में से सबसे लोअर कौन है, इन तीनों में से सबसे लोअर है 8400। तो हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 12000 माइनस 8400, ठीक है भाई। देखो जरा बात समझ में आई, ओ बेटा सबने कैलकुलेट भी कर दिया। चलो अगला पार्ट कैलकुलेट करो, अगला पार्ट कैलकुलेट करो जरा। अगले पार्ट में भी पुणे में ही है, ठीक है। सो दिस इज पीरियड बी, है तो पुणे में ही, है ना, लेकिन सैलरी इंक्रीज हो गई थोड़ी सी, ये पुणे में ही है, ये भी पुणे में है, सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 12000 रुपए, 40% ऑफ सैलरी, सैलरी 40% ही रहेगी क्योंकि पुणे में है, ठीक है। तो हमारा जो कंपटीशन है बस वो 1000 रुपए से बढ़ जाएगा, हमारी जो सैलरी है ना वो 1000 रुपए से बढ़ गई, 1000 रुपए से सैलरी बढ़ा देना बस। ओहो इतने फास्ट है ना बच्चे, आंसर भी निकाल दिया है 20000। अच्छा लास्ट आंसर भी निकाल दिया, ये कौन महानुभाव है भाई, सुधांशु बौरी, इसने लास्ट आंसर जो अल्टीमेट वाला आंसर है वो भी निकाल दिया। प्रभु आप यहां आ जाओ कल से, इतनी फास्ट कैलकुलेशन, वेरी वेरी गुड, सुपर। चलो भाई, तो 12000
अभी हो गया भाई 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40%। ठीक है, ये बन गया 9600। और जो लास्ट है वो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे करा है 4000 माइनस 10% ऑफ 8000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 3 महीने के लिए है। ठीक है, सो 4000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अगली लिमिट कितनी आई 9600। अभी सबसे पेचीदा सवाल सुनना, बड़ा ही मुश्किल सवाल है यहां पर। 9600 है ना। अब जरा भाई एक बड़ा पेचीदा सवाल है, सुनना। यहां पर 12000 है, 9600 है, 9600 है। ठीक है, अब 12000 है 1, 9600 है 2, 9600 है 3। अब इन तीनों में से लोअर कौन सा लेंगे भाई? ये सेकंड वाला 9600 लोअर लेंगे या थर्ड वाला 9600 लोअर लेंगे? इन दोनों में से लोअर कौन सा लेंगे? क्योंकि 9600 तो सेम है, सेकंड और 3 में 9600 तो सेम है। तो इन दोनों में से कौन से वाला 9600 लें? ऊपर वाला मतलब जो सेकंड में लिखा है वो वाला, या जो थर्ड में लिखा है वो वाला? दोनों में से कौन सा 9600 लें? ये बड़ा कंफ्यूजन की बात है। तो आपको ऊपर वाला 9600 लेना है या नीचे वाला 9600 लेना है? मतलब सेकंड नंबर वाला लेना है या थर्ड नंबर वाला लेना है? जरा चैट बॉक्स में बताओ। तो जी हाँ, फंसे नहीं नालायक, क्योंकि रेगुलर लेक्चर भी देखा हुआ है जरूर। तो सर कोई भी ले लो, आप मजे मत लो हमसे, आप सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हो हमें। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो। भाई ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो मेरे क्लास में एक लड़की ने पूछा था। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप सबसे पूछा। दैट इज द रीजन। ठीक है, सो हाउस रेंट रिसीव्ड, फिर इसमें से जो लोअर है वो 9600 है। ठीक है, कोई भी ले लो सर जी, कोई भी ले लो। सो 12000 माइनस 9600 कितना बचा भाई? 2400 मेरा टैक्सेबल अमाउंट बचा। चलो अब तीसरा आ जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम दिस पीरियड। दिस इज पीरियड सी, ये है पीरियड सी। और ये कहां पर है पीरियड भाई? ये है पीरियड कोलकाता में। अब हमारा मेट्रो सिटी से कहां चला गया? नॉन मेट्रो सिटी से कहां चला गया? मेट्रो सिटी में चला गया। ये मेट्रो सिटी है भाई। सो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, आपका हाउस रेंट अलाउंस इस पीरियड के लिए भी कितना रिसीव हुआ? 12000 रिसीव हुआ। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 12000 रिसीव हुआ। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 50% लोगे आप। ठीक है, सो 50% ऑफ जो सैलरी के दो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है भाई? 6000 रुपए प्लस 2000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 8000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 50%, ये भी बन गया भाई। देखना जरा थर्ड का, हाँ मुझे पता है तुमने आंसर भी लिख दिया होगा, आंसर बता दो जरा। 12000। और लास्ट है भाई रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहे हो? वही सर 4000 रुपए रेंट पे कर रहे हैं, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? 8000 रुपए। 8000 रुपए का 10% होगा भाई 800 रुपए। ठीक है, सो 4000, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सो 4000 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बन गया भाई 9600। इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लोएस्ट है 9600। तो भाई हमारा जो अगेन टैक्सेबल अमाउंट आया वो कितना आया? 2400। ये है भाई पीरियड डी। और पीरियड डी का तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, पीरियड डी का तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। जो 12000 रुपए है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, कुछ भी नॉन टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। पूरा 12000 रुपए टैक्सेबल होगा। क्यों सर? क्योंकि हमारा घर हमने खुद ले लिया। अगर घर हमने खुद ले लिया तो भाई एक भी रुपए का एग्जामिशन नहीं मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा लास्ट वाले केस में। तो टोटल बता दो, टोटल तुम ऑलरेडी कर चुके हो 20,400। 20,400 बन गया टोटल। समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर, और इजी लगा तो लिखो जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमां के तले, जय हो। और तुम कहते हो कितना डिफिकल्ट है चैप्टर है, जय हो लिख रहे हो खुद और लिख रहे हो कितना डिफिकल्ट चैप्टर है, नालायक। सर ये क्वेश्चन तो इजी है। अरे सैलरी के सारे क्वेश्चन इजी हैं, प्रैक्टिस की बात है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। वो देखो नालायक सुमित कह रहा है जय भवानी। यस, वेरी गुड।
वाह वाह वाह, क्या सही टाइम है क्लास को ज्वाइन करने का। जरा सब तालियां बजाओ क्रिश शाओ के लिए, इतना बढ़िया टाइम है क्लास को ज्वाइन करने का। वाह, 1 घंटे बाद आ रहे हैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए। जरा सब तालियां बजाओ क्रिश शाओ के लिए, नालायक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटेशन। और हमने इस चार्ट के बदौलत भाई रेखा बुआ को बुलाया और रेखा बुआ से समझा कि भाई कैसे हमारा बाइफिकेशन होगा, क्योंकि जब तक ये बाइफिकेशन नहीं समझ में आएगा तब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लास्ट में हमने अपना खुद फ्लैट परचेज कर लिया, 1 भी रुपए की एग्जामिशन नहीं लगेगी भाई। अगर 1 भी रुपए की एग्जामिशन नहीं लगेगी तो फिर बहुत सही सीधी सी बात है भाई कि हमारा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जितना एचआरए हमें मिला सारा का सारा रह जाएगा फुली टैक्सेबल। ठीक है, फुली टैक्सेबल होगा। वेरी गुड, नालायक। हर्ष कंजानी पता है क्या कहता है, क्रिश अगर तू सच में क्रिश है तो एक बार हवा में उड़ के दिखा। नालायक हर्ष कंजानी। चलो, ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब अगले अलाउंस पे चलते हैं। अगला अलाउंस बहुत ही ज्यादा इजी अलाउंस है। ठीक है, आ जाओ बुक में ही आ जाओ, जरा और अलाउंसेस देख लेते हैं। अब की बार सारे अलाउंसेस इकट्ठा कर लेते हैं भाई। ठीक है, जो टैक्सेबल हैं, जो नॉन टैक्सेबल हैं, सारे सारे। हाउस रेंट अलाउंस देख लिया? जी हाँ, देख लिया। अब देखते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये भी वही वाला अलाउंस है भाई, पार्टली टैक्सेबल पार्टली नॉट टैक्सेबल है ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये चिल्ड्रन के एजुकेशन, हमारे एम्प्लॉय का जो चिल्ड्रन है वो अगर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए ये अलाउंस दिया जाता है हमारे एम्प्लॉय को। तो अलाउंस कितना होगा? 100 पर मंथ। ये एग्जेम्प्ट वाला कैटेगरी भी आपको बताया हुआ है, एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी। चैट बॉक्स में बता दो ये वाजिब बताया हुआ है या ना वाजिब बताया हुआ है। ये वाजिब बताया हुआ है या ना वाजिब बताया हुआ है, तो एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। बता दो दुनिया में कौन सा स्कूल है, कौन सी एजुकेशन है जहां पर खर्चा 100 पर मंथ पर चाइल्ड आता है? ऐसा कहीं नहीं है। ये लिमिट आर्केक हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और इसीलिए न्यू टैक्स रेजिम में इन लिमिट्स को हटाया जा रहा है। ये लिमिट्स बहुत पुरानी हो गई हैं दोस्तों। एग्जेम्प्ट वाजिब, गवर्नमेंट कह रही है 100 रुपए वाजिब है और बाकी ना वाजिब है, गलत बोल रही है गवर्नमेंट। लेकिन ये पुरानी लिमिट्स है, लेकिन इन्हें भी हटाया नहीं गया, हटाया जाएगा जल्दी। ठीक है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का भी ये आप एग्जामिशन ले सकते हो। और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में। अब जिन स्टूडेंट्स को पता है जरा चैट बॉक्स में बताओ, जरा मैसेज बॉक्स में बताओ कि भाई अगर मेरा एक भी चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, अगर मैं अनमैरिड हूं और मेरा एक भी चाइल्ड नहीं है, मेरा एक भी चिल्ड्रन नहीं है, और मेरा एम्प्लॉयर मुझको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, तो क्या वहां भी ये एग्जेम्पशन लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी? मेरा एक भी चाइल्ड नहीं है, फिर भी मेरा जो एम्प्लॉयर है वो भाई मेरे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, वो कह रहा है लो भाई लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लो। ठीक है, तो क्या ये एग्जेम्पशन मैं अवेल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या ये एग्जेम्पशन अवेल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगी अगर एक भी चाइल्ड नहीं है? आ हा हा हा, वाह वाह वाह, वाह वाह, नालायक। सब कह रहे हैं फुली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा। भाई सुनो, ये वाला जो अलाउंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, देखना है कौन सी वाली कैटेगरी में है, देखना है कौन सी वाली कैटेगरी में है, तुम्हें अपना आंसर खुद मिल जाएगा। देखना जरा कौन सी वाली कैटेगरी में है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये कौन सी कैटेगरी में है? ये वो कैटेगरी में है जहां एग्जेम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चाहे ना हो, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चाहे ना हो, ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इवन अगर मेरे कोई चाइल्ड नहीं है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, तो भी ये वाली एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगी। अगर मेरे बच्चे हैं और वो भाई स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, एक और एग्जांपल है, अगर मेरे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, अगर ये स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर ये वाली जो एग्जामिशन है, तो भी ये वाली एग्जामिशन मुझे मिलेगी। दिस एग्जामिशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे ये एग्जामिशन डिपेंड नहीं करती, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे ये वाली डिडक्शन भाई डिपेंड नहीं करती। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आप चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ भी करो, ये वाली डिडक्शन भाई डिपेंड नहीं करेगी। तो ये वाली डिडक्शन एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा तो ही मिलेगी, ऐसा नहीं है अगर आप खर्चा नहीं भी करो। अगर आपके बच्चे हैं और आप उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे, वो आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, ठीक है, वो बच्चे हॉस्टल में नहीं पढ़ते,
तो भी आपको ये डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी. दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिडक्शन. हाँ, हो सकता है चाइल्ड स्कूल नहीं जाते, हो सकता है चाइल्ड हॉस्टल में नहीं जाते, तो भी डिडक्शन इज अवेलेबल टू यू. अच्छा, हॉस्टल अलाउंस कैसे मिलता है? एन अलाउंस टू मीट हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ चिल्ड्रन, इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द फॉलोइंग मैनर: 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो 2 चिल्ड्रन पे मिलेगा और 300 पर मंथ पर चाइल्ड पे मिलेगा, और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें भाई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा. फॉर बोथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड. चाइल्ड इंक्लूड्स अडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड होगा. स्टेप चाइल्ड मतलब सौतेला चाइल्ड भी अडॉप्ट होगा, बट डज नॉट इंक्लूड इललेजिटिमेट चाइल्ड. इललेजिटिमेट चाइल्ड का क्या मतलब? नाजायज चाइल्ड. नाजायज चाइल्ड मतलब जो बिना लीगल वेडिंग के चाइल्ड आता है उसे बोलते हैं इललेजिटिमेट चाइल्ड. जो लीगल वेडिंग के बिना जो चाइल्ड आता है, ठीक है, तो नाजायज चाइल्ड है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, और ग्रैंड चाइल्ड इंक्लूड नहीं होगा. एग्जामिनर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कि मेरा पोता है जो भाई यू नो मेरा पोता है जिसके लिए मैं ये एग्जामिशन क्लेम करना चाहता हूं. नहीं भाई नहीं, पोते के लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए ये एग्जामिशन क्लेम नहीं कर सकते. इललेजिटिमेट चाइल्ड के लिए एग्जामिशन क्लेम नहीं कर सकते. हाँ, अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए कर सकते हो, लीगल अडॉप्शन होना चाहिए, और स्टेप चाइल्ड के लिए कर सकते हो, सौतेला चाइल्ड होगा उसके लिए भी कर सकते हो ये वाली एग्जामिशन क्लेम. ठीक है, ठीक है सर. फिर अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में. ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो डिडक्शन मिलता है, ये देखो एग्जामिशन है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल अमाउंट और 3200. ये मिलता जरूर है, लेकिन सिर्फ ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ही मिलता है. अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, सिर्फ उसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन, एग्जामिशन नहीं मिलेगा. मतलब अगर नॉर्मल एम्प्लॉय मैं और आप हैं, तो जितना हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है सारा का सारा टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा. ठीक है. क्रिश शाह कह रहा है, आंचल तुम्हें कैसे पता मैं कहां रहता हूं? ये क्या चल रहा है भाई आंचल और क्रिश के बीच में? नालायक. क्रिश, क्या तुम पहले ये पता कर लोगे कि हमारा जो भाई सेक्शन है वो एग्जामिशन कहां से क्लेम होगा, उसके बाद ये पता करोगे कि हम दोनों कहां रहते हैं. कोई नहीं, मैं मोबाइल नंबर भी तुम दोनों के एक्सचेंज करा दूंगा, और टेंशन मत करो. ठीक है. नालायक, ये पता कर रहे हैं कौन कहां रहता है. एक सेकंड देना बस.
सुन पा रहे हैं? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? मस्ती चल रहा है, ये क्या मस्ती हो रहा है? ट्विंकल प्रधान, को दिवाली करिए, कौन लाया था? क्या बातें हो रही हैं, हे भगवान। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। तो भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस तभी एग्जेम्प्ट करेंगे जब ये ब्लाइंड के केस में होगा, जब ये हैंडीकैप्ड के केसेस में होगा, जब ये डेफ और डम के केसेस में होगा, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के केस में होगा, तभी एग्जेम्पशन होगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं होगा। एग्जेम्पशन के लिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस। ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस जो है वो भी भाई कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ, इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो भाई एग्जेम्प्ट होगा ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस के केस में। लेकिन ट्रक ड्राइवर अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर डेली अलाउंस मिल रहा होगा ड्राइवर को। ड्राइवर को अगर डेली अलाउंस मिलता है तो ट्रक ड्राइवर अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होता, फुली टैक्सेबल हो जाता है। अगर डेली अलाउंस भी दे रहे हो और ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी दे रहे हो, अगर दोनों चीजें दे रहे हो तो भाई ये जो हमारा अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल हो जाता है, वो नॉन टैक्सेबल नहीं रहता। ठीक है, फिर अलाउंस एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब ये वो वाले खर्चे आ गए भाई, जो जितना आप खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट होगा, और जो खर्चा नहीं करोगे, जो सेव कर लोगे, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। जब आपको ट्रैवल करने का अलाउंस मिलता है, ट्रांसफर आप होते हो एक सिटी से दूसरी सिटी में, आपका ट्रांसफर होता है, उसका अलाउंस। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस मतलब आपको रोज का, जैसे मैं जब केपीएमजी की साइड से कहीं भी बाहर ऑडिट पे जाता था, आप लोग भी ऑडिट पे जाओगे ना बाहर, तो आपको डेली अपना खर्चा मीट करने के लिए अलाउंस मिलेगा। जैसे 500 रुपए डेली का आपको अलाउंस मिलेगा आपको खर्चा मीट करने के लिए, तो वो होगा भाई आपका डेली अलाउंस। जितने भी दिन आप बाहर रहोगे उसके हिसाब से आपको डेली अलाउंस मिलेगा भाई। फिर कन्वेंस का अलाउंस, आपको कन्वेंस मिलता है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, आपको कैब बुक करनी होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वहां पर आपको कन्वेंस मिलता है। उतना भी जितना खर्चा हुआ उतना एग्जेम्प्ट, जितना आपके पास सेव हो गया उतना हो जाएगा टैक्सेबल। सो दिस इज कन्वेंस अलाउंस, जो ऑफिस की ड्यूटी फुलफिल करने के लिए आपको मिलता है। फिर है भाई हेल्पर या असिस्टेंस अलाउंस। तो भाई आपके प्रोफेशनल वर्क को पूरा करने के लिए, जैसे मैं टीचर हूं, ठीक है, अब मैं जहां जॉब करता हूं, सपोज मैं कहीं जॉब करता हूं, टीचिंग का ही जॉब करता हूं, तो कंपनी ने मुझको कहा कि सर हम आपको एक टाइपिस्ट देंगे, जो टाइपिस्ट फटाफट फटाफट जो आप बोलोगे वो टाइप कर देगा। ठीक है, तो जो टाइपिस्ट है वो मेरा हेल्पर है या असिस्टेंट है? ठीक है, अब हेल्पर या असिस्टेंट, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर नोट करने वाली है और लिखने वाली भी है, जरा अपने सबके कान ओपन कर लो। देखो कान जो होते हैं ना, कान अगर उनको ऐसे पकड़ लिया जाए, ऐसे अगर उन्हें खींचा जाए और ऐसे आगे किया जाए, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति उनकी बढ़ जाती है, सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है आपके कानों की, अगर कानों को ऐसे खींच के बाहर कर लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे कान दोनों खींच के और ऐसे उसमें हाथ भी लगा दो जैसे हाथी के कान होते हैं, तो सुनाई बहुत अच्छे से देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीके की तरह, बिल्कुल पीके की तरह। ट्विंकल प्रधान ने क्या एग्जाम्पल दिया, नालायक बच्चे होते हैं। अच्छा, अगर तो सर्वेंट अलाउंस है तो वो हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। सर्वेंट का मतलब होता है आपका नौकर। नौकर मतलब वो आपके लिए मल्टीपल काम करता है, जैसे आपकी कुकिंग करता है, आपके लिए भाई खाना बनाता है, साफ सफाई करता है, गार्डनर आपका, ये सब होते हैं हेल्पर, ये सब होते हैं सर्वेंट। ठीक है, और हेल्पर होता है जो प्रोफेशनल कामों में आपकी मदद करता है, जैसे टाइपिस्ट, मेरे केस में टाइपिस्ट। तो हेल्पर और सर्वेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जामिनर हमेशा इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो आपको हेल्पर देगा और बोलेगा इतना एक्चुअल खर्चा हुआ। ठीक है, तो हेल्पर की ड्यूटीज होती हैं ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, और सर्वेंट की ड्यूटीज होती हैं पर्सनल ड्यूटीज। मल्टीपल सर्विसेज, ब्रैकेट में लिख दो, पर्सनल सर्विसेज आपको देता है। तो जो पर्सनल सर्विसेज आपको देगा वो फुली टैक्सेबल होगा भाई, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऑफिस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्पर या असिस्टेंट मिलता है तो वो भाई टैक्सेबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ योर एक्सपेंडिचर। जितना आपने एक्सपेंडिचर किया उतना एग्जेम्प्ट, बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको यहां पर समझना है सर्वेंट अलाउंस में और हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस में, और ये डिफरेंस आपको जानना है। ठीक है, रिसर्च अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। तो भाई प्रोफेशनल डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको कोई अलाउंस मिलता है, उसमें भी जितना आपका एक्चुअल खर्चा हो गया वो आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट, बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस, अब भाई कई कई जगह यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गार्ड्स, ठीक है, इंजीनियर्स जो भाई मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म जरूरी होती है। शूज, बड़े हैवी सोल्स वाले, मोटे मोटे सोल्स वाले शूज आते हैं, जो भाई सोल्स होते हैं जिसमें उसके शूज होते हैं बहुत मोटे मोटे। तो गार्ड्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, और उस यूनिफॉर्म पे
वो लोग खर्चा करते हैं, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उतना एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए। ठीक है, फिर है भाई फुली टैक्सेबल अलाउंस। अब ये अलाउंस है जिसमें 1 भी रुपए की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर क्या ये सारे के सारे याद रखने हैं? जी हाँ, ये सारे के सारे याद रखने हैं। हाँ, खुद याद हो जाएंगे जब आप थोड़ा सा इन्हें बार बार पढ़ोगे ना, खुद भी याद हो जाएंगे, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप प्राइमरली आपको याद रखने हैं कौन से फुली टैक्सेबल हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल हैं, कौन से एग्जेम्प्ट है, याद रखने हैं। ठीक है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, जब एक सिटी से दूसरी सिटी में आपकी पोस्टिंग चेंज होती है, तबादला होता है, तो जिस आप नई सिटी में जाते हो वहां पर आपको कोई अलाउंस मिलता है कि भाई अब सिटी महंगी है। जैसे आप पहले रहते थे सपोज बुलंदशहर या मुजफ्फरनगर, अब आपको पोस्ट कर दिया गया दिल्ली में, तो दिल्ली महंगी है ना, तो सिटी की वजह से जो आपको कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है वो होता है फुली टैक्सेबल। टिफिन अलाउंस, अगर आपको टिफिन अलाउंस मिल रहा है तो वो आपको भाई वो हो जाएगा फुली टैक्सेबल टिफिन अलाउंस के नाम से। मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो वो हो जाएगा फुली टैक्सेबल, जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट पे मिल रहा है। सर्वेंट अलाउंस, अगेन मैंने आपको बताया था, पर्सनल जो आपको सर्विसेज देता है, ठीक है, जो आपको पर्सनल सर्विसेज देता है वो होता है आपका सर्वेंट, तो पर्सनल सर्विसेज देने वाला ये हो जाएगा आपका फुली टैक्सेबल, ये आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है भाई नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आपको कोई अलाउंस देता है कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस मत करना, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय छोड़ता है ना जॉब, तब वो जॉब छोड़ने के बाद उसको जो कंपनी है वो कहती है भाई अपनी प्रैक्टिस में शुरू कर देना, नहीं तो हमारे क्लाइंट तुम्हारे पास चले जाएंगे। इसे बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अकाउंट। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस में ये वाला अलाउंस मिलता है। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे के सारे होते हैं टैक्सेबल। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में एक खास बात, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो वो बाद में जाके एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, डिडक्शन मिल जाती है उसकी, अभी टैक्सेबल होगा, ऐड करोगे इनकम की तरह, बाद में माइनस कर दोगे। क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। अब है भाई कुछ फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस जिनमें आपको 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर ये अलाउंस दिए जाएंगे तो इस पे 1 भी रुपए का टैक्स नहीं बनेगा, ये होंगे सारे के सारे वाजिब, चाहे 1 करोड़ रुपए का भी है तो भी होंगे वाजिब। You said had asked to stick charts given by you and that's helpful for learning. Yes, I have said that. किस किस ने ये जो चार्ट्स में क्लास में बनवाता हूं इनको चार्ट पेपर पे बना के अपने वॉल्स पे लगाया है? किस किस बच्चे ने, बताओ जरा। ये डेफिनेटली यूजफुल चीज है। ठीक है, ये सारे हमारे फुली एग्जाम्ड अलाउंस है। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें सारे अलाउंसेस ना इकट्ठे आ जाएं। अच्छा पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, ये वाला जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस का होता है वो करके देखते हैं। फिर अभिषा कह रही है मी, तो एक ही बच्चे ने किया मी। अब सुनो भाई एक काम कर दो प्लीज। अच्छा क्रिश कह रहा है मैंने आईडीटी वाले सब बनाए हैं। ठीक है चलो, अब एक काम कर दो प्लीज, एक वीडियो बनाओ, ठीक है, जिसमें आपके कमरे में जितने भी ये पोस्टर्स बने हुए हैं ना वो प्रॉपर दिखे। ठीक है, पास लाके वीडियो बनाना कैमरा से, पास लाके वीडियो बनाना अपने कैमरा से, और पूरे कमरे में जहां जहां आपने चार्ट्स बनाए ना उन सबकी वीडियो बना के, जो आपका डाउट सॉल्विंग वाला नंबर है जिसपे व्हाट्सएप भी हमारा ग्रुप भी बना हुआ है उस पर जरा व्हाट्सएप कर दो 9643929913। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा देख के, मुझे बड़ी खुशी होगी देख के। हाँ कॉपी में बनाए तो भी, कॉपी में बनाए तो भी वीडियो बनाओ और सारे चार्ट्स का वीडियो बना के जरा मुझको व्हाट्सएप कर दो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी में बनाए तो भी, वेरी गुड। ठीक है चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, मिस्टर एंड मिसेस एक्स हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 चिल्ड्रन हैं। आउट ऑफ दिस 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग, 2 तो पढ़ाई ही नहीं कर रहे। ठीक है, 3 चिल्ड्रन हैं जिसमें से 2 तो पढ़ाई ही नहीं कर रहे। बोथ मिस्टर एंड मिसेस एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड एंड गेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 500 रुपीज पर मंथ एंड हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है 1000 रुपीज पर मंथ। अब देखो यहां देखो जो अलाउंस मिल रहा है ना वो पर मंथ पर चाइल्ड नहीं लिखा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि सर 500 रुपए पर चाइल्ड मिल रहा है क्या, 3 चाइल्ड का 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500 करेंगे क्या? नहीं भाई नहीं, टोटल जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है वो 500 मिल रहा है, टोटल जो हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है वो 1000 रुपए का तीनों बच्चों का मिला के मिल रहा है। ठीक है, कंप्यूट द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, दोनों का आपको टैक्सेबल पोर्शन निकाल के लाना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो दोनों को ही अलाउंस मिल रहा है, मिसेस एक्स को भी मिल रहा है एंड मिस्टर एक्स को भी मिल रहा है, दोनों को अलाउंस मिल रहा है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो एजुकेशन अलाउंस करना है और बनाना है। मम्मी बोलेगी रील बना रही है और फिर मार पड़ेगी। ट्विंकल प्रधान, अब तुम इतनी ज्यादा बच्ची तो नहीं हो कि तुम उससे दिखाओगी नहीं कि देखो सर ने बोला था भेजने के लिए इसलिए मैं भेज रही हूं। तो मम्मी कैसे बोलेंगी हैं? हाँ अविशा ने भी सही बात कही, मम्मी के सामने बनानी जरूरी है वीडियो, नालायक। और ट्विंकल ऐसी कौन सी तुम बहुत ज्यादा रील्स बना के यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हो? नालायक बच्चे। चलो
अब देखते हैं कितना एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, कितना हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है और उसके हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा। और देखो दोनों को ही मिल रहा है, ठीक है, दोनों को ही मिल रहा है। एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 500 पर मंथ, तो मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6,000 रुपये मिल रहा है मिस्टर एक्स को, 6,000 रुपये मिल रहा है मिसेज एक्स को, 6,000 रुपये मिल रहा है मिस्टर एक्स को, 6,000 रुपये मिल रहा है मिसेज एक्स को, तो दोनों को ही ये एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 6,000 6,000, ठीक है। लेस एग्जेम्पशन, इसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा वो चीज़ भाई हम देखेंगे। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है, ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा जो एजुकेशन अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होगा भाई टू द एक्सटेंट ऑफ 100 पर चाइल्ड पर मंथ, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 100 पर चाइल्ड पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आपको ये एग्जामेशन मिलेगी। तो 100 2 चिल्ड्रन की 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 है भाई मंथ्स, ठीक है। सो टोटल एग्जामेशन कितनी मिलेगी, 2400 और 2400। सर दोनों को एग्जामेशन मिलेगी, जी हाँ दोनों को एग्जामेशन मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है ये इररिलेवेंट है, तो दोनों को अलग अलग एग्जामेशन मिलेगी। बच्चे तो दोनों के कॉमन है, बच्चे दोनों के सेम है, लेकिन एग्जामेशन दोनों को मिलेगी, ये बात सच है। 3600 3600, ठीक है। फिर है भाई हॉस्टल अलाउंस, अब देखते हैं हॉस्टल अलाउंस कितना मिल रहा है। हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है भाई 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ 12 महीने के लिए मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 12,000 रुपए का और 12,000 रुपए का, ठीक है। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन हॉस्टल के केस में कितनी मिलेगी, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चों के लिए 12 महीने की, तो 3600 12 महीने की, अच्छा 2 बच्चों के लिए, सॉरी 2 बच्चों के लिए है ना, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो भाई, $7,200, ठीक है। $12,000 माइनस 7200, 4800, तो भाई टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना आ गया, $8,400, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया भाई, 8400 टैक्सेबल अमाउंट आ गया। बताओ जरा बात समझ में आई क्या, ले सबने आंसर भी निकाल के पहले से ही, मेरे करने से पहले से सबने आंसर निकाला हुआ था। चलो बात समझ में आ गई और हमने अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3। मिस्टर मुगल जॉइंट स्टार लिमिटेड, डिटेल्स रिगार्डिंग हिज सैलरीज एज फॉलोज। आपको सैलरी दी हुई है भाई, मिस्टर मुगल हैं जिन्होंने कंपनी ज्वाइन करी है स्टार लिमिटेड, 5,000 पर मंथ उनका बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है 2,000 पर मंथ, 50% कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनमें सिर्फ 50% कंसिडर हो रहा है, मतलब सिर्फ 1,000 रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसिडर हो रहा है। एजुकेशन अलाउंस 1,000 per month. He has 1 son and 3 daughters. Hostel allowance 2,000 per month. None of the children is sent to hostel. Hostel कोई भी children नहीं जा रहा, ठीक है। रोहित कह रहा है सर आप कैलकुलेटर मत छुओ, हम कर दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपीज पर मंथ, टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर जो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो 3,000 रुपए का हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 पर मंथ बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिस टू रेजिडेंट एंड वाइस वर्सा, तो भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 1,800 पर मंथ का है। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ। एक इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, एक्चुअल सैलरी ऑफ सर्वेंट इज, एक्चुअल सैलरी ऑफ सर्वेंट इज 800 पर मंथ। तो जो एक्चुअल सैलरी है ना सर्वेंट की वो 800 रुपए पर मंथ है, इसको जरा ब्रैकेट में ना लिख लेना, ठीक है। फिर अभी सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सिटी का कंपेंसेटरी अलाउंस है 2,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ। असिस्टेंट अलाउंस, ये भाई हेल्पर अलाउंस है ना, ये प्रोफेशनल
आपकी हेल्प कर रहा है, 3000 पर मंथ। पे टू असिस्टेंट रुपीज 2000 पर मंथ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है उसका अलाउंस 2000 पर मंथ। एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द पर्पस रुपीज 8000 पर मंथ। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जो अलाउंस मिल रहा है वो 2000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। बोनस मिल रहा है 24,000 पर एनम। कमीशन मिल रही है 9000 पर एनम। अब ध्यान देने वाली बात ये, कमीशन जो है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे नहीं है, फिक्स्ड कमीशन मिल रही है। और जो फीस है वो है 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ की फीस है। कंप्यूट द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर द ईयर, ईयर की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी है आपको वो कंप्यूट करके लानी है। भाई अगेन देखो जरा मैं कितना अच्छा हूं, तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है, भोला भोला है, निखिल सर, निखिल सर। तो मैं क्यों हूं भाई भोला भाला? मैं हूं भोला भाला इसलिए, देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको बना के दे देता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लेकिन बता दो, क्या आपका एग्जामिनर इतना प्यारा, इतना भोला, इतना ज्यादा क्यूट स्वीटू सा होगा क्या? आपका एग्जामिनर इतना अच्छा होगा क्या? नहीं भाई नहीं, आपका एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आप क्योंकि इतने अच्छे एग्जामिनर को नहीं फेस करोगे तो आपको फॉर्मेट खुद बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, आदत डाल लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक सैलरी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी कितनी है भाई? बेसिक सैलरी है 5000 पर मंथ, ठीक है। तो 5000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो गई भाई 60,000। 5000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गई भाई 60,000, ठीक है। और अलाउंसेस लेने से पहले जो नीचे बोनस बोनस दिए हुए उनको पहले ले लेते हैं, ठीक है। बोनस कितना है? बोनस है भाई 24,000 पर एनम। कमीशन कितना है भाई? 9,000 पर एनम। फीस कितनी है भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उफ, एकदम एनर्जी वीक सी लग रही है भाई। अरे बाप रे, उफ, चक्कर आ गए बड़ी तेज, एनर्जी एकदम वीक सी लग रही है। अरे ये क्या हो गया? पता नहीं भाई, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे धीरे धीरे, क्वेश्चन पता नहीं क्या हो गया, सॉल्व करते करते एकदम ना क्वेश्चन नीचे बैठ गया मैं। क्या हो गया? ये एनर्जी वीक सी लग रही है। ओ एनर्जी वापस, यस एनर्जी वापस आ गई। अरे वाह, ऐसा क्या करते हो आप जो मेरी एनर्जी एकदम से वापस आ जाती है? वाह वाह, अच्छा सब पेट्रोल पिला देते हैं, वेरी गुड। पेट्रोल, यस देखो रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा पेट्रोल पिलाया, वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी नाइस, यस एनर्जी इज बैक नाउ। अब तो मैं और 4 घंटे पढ़ा सकता हूं। अरे वाह डोरेमोन, क्या आप अब 4 घंटे पढ़ा सकते हो? जी हाँ, अब हम 4 घंटे पढ़ सकते हैं नोबिता। चलो फीस हो गया, ठीक है, तीनों चीजें हमने ऐड कर दी। अब अलाउंसेस देखते हैं एक एक करके कौन कौन से अलाउंस हम ऐड करेंगे। तो देखो जो डियरनेस अलाउंस है वो है 2000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ का डियरनेस अलाउंस है 2000 रुपीज पर मंथ का। लेकिन हो गलती हो गई, हो क्यों? हो इसलिए क्योंकि भाई ओनली 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो क्या यहां पर 2000 आना चाहिए था, या फिर यहां पर 50% ऑफ 2000 मतलब 1000 आना चाहिए था? जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या यहां 2000 आना चाहिए था या फिर 50% ऑफ 2000 मतलब 1000 आना चाहिए था? यहां पर डियर अलाउंस क्या आना चाहिए था? क्योंकि देखो हमने देखा है वहां लिखा होता है कि भाई 50 जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है वही वाला डियरनेस अलाउंस आता है। क्या पूरा आएगा या आधा आएगा? पूरा आएगा, पूरा आएगा। अरे सुनो भाई, कंफ्यूज मत होना, जब हम एचआरए निकालेंगे ना, जब हम एचआरए निकालेंगे ना, तब वहां पर हम एचआरए निकालते हुए भाई जो हमारा अलाउंस होगा उसको माइनस करेंगे एचआरए निकालते हुए। लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा डियरनेस अलाउंस जो आएगा वो पूरा का पूरा ही आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एचआरए निकालते हुए, अच्छा इस क्वेश्चन में तो एचआरए है ही नहीं, बट एचआरए निकालते हुए जब हम डियरनेस अलाउंस लेते हैं तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेते हैं। यहां नहीं, यहां तो पूरा का पूरा आएगा, यहां पूरा 24,000 आएगा भाई। ठीक है सर, बात समझ में आ गई और याद भी आ गई, वेरी गुड। ओनली फॉर कंपटीशन ऑफ एचआरए आरएफए ऐसे करना पड़ता है, 1000 का जो भाई करना पड़ता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस 24,000। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस कितना है भाई? एजुकेशन अलाउंस है टोटल हमें मिला है 12,000 का। और भाई इसमें एग्जेम्पशन कितनी होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12,
एग्जेम्पशन होगी 2400 की, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? टैक्सेबल अमाउंट आ गया 9600। ठीक है। हॉस्टल अलाउंस कितना है हमारा? हॉस्टल अलाउंस है भाई 24,000। ठीक है, 2000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 का है। इसमें से एग्जेम्पशन कितना होगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, कितना बना? ये बना भाई 7200। जरा झट से माइनस करके बता दो क्या आया। अब मैं कैलकुलेटर छू ही नहीं रहा। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं छू रहा भाई मैं। रोहित ने बोला है सर आप कैलकुलेटर नहीं छूओगे, मैं कैलकुलेटर नहीं छू रहा। कंप्यूट करके तुम लोग बताओगे कितना टैक्सेबल होगा, कितना नॉन टैक्सेबल होगा, सब कंप्यूट करके तुम बताओगे। ठीक है, बता दो जरा। नॉन मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 16,800। ठीक है, 16,800 आ गया। ओहो, गलती कर दी भाई, हॉस्टल अलाउंस में गलती कर दी। उफ, ध्यान ही नहीं दिया। देखना क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द चिल्ड्रन इज सेंट टू हॉस्टल। हॉस्टल तो कोई बच्चा जा ही नहीं रहा। अरे गलती कर दी, अब क्यों एग्जामिशन मिलेगी? हॉस्टल तो कोई बच्चा जा ही नहीं रहा। ओहो, गलती कर दी, हॉस्टल तो कोई बच्चा जा ही नहीं रहा, तो फिर एग्जामिशन तो मिलनी नहीं चाहिए जब हॉस्टल जा ही नहीं रहा बच्चा तो। अरे बताना मिलेगी क्या? एक्टिंग मत करो सर, वही हो। रियान इतना बदतमीज है ना। इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एग्जामिशन मिलेगी। अब यहां पर देखो, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस बता दो कितने का है? मेडिकल अलाउंस बता दो कितने का है? मेडिकल अलाउंस है पूरा फुली टैक्सेबल होगा। देख लेना जरा, फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में लिखा है मेडिकल अलाउंस 12,000 रुपए फुली टैक्सेबल रहेगा। जी हाँ, फुली टैक्सेबल रहेगा पूरा का पूरा 12,000 रुपए। ठीक है, फिर है भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अच्छा ब्लाइंड नहीं है, डेफ डम नहीं है, अगेन फुली टैक्सेबल रहेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जी हाँ सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हमारा फुली टैक्सेबल रहेगा। अमाउंट बता दो कितना होगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 1800 पर मंथ। 1800 को जरा 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना। 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 बताना कितना होगा? अच्छा, 21,600। सर्वेंट अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल होगा, बिल्कुल भी इसमें रियायत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी रियायत नहीं। बताना जरा सर्वेंट अलाउंस कितना होगा? 12,000 रुपये हो जाएगा, 1,000 रुपये महीना, 12,000। ठीक है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल है भाई, एक भी रुपए का डिडक्शन नहीं है, 24,000। ठीक है, फिर है भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल। हाँ, बाद में जाके डिडक्शन मिलेगी, वो बाद में देखेंगे। 12,000 रुपए, अभी तो टैक्सेबल अमाउंट में निकल के आएगा 12,000 रुपए। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 12। अरे भाई इसके ब्रैकेट में कंप्यूटेशन जरूर लिखना, मैं तो जल्दबाजी में छोड़ रहा हूं, आपको कंप्यूटेशन जरूर लिखनी है ब्रैकेट में। असिस्टेंस अलाउंस, अब असिस्टेंस भी है कोई? हाँ जी हाँ। ओहो, फिर गलती कर दी। देखो जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है यार, तुम बहुत जल्दबाजी कराते हो यार। देखना सर्वेंट अलाउंस में क्या लिखा है, ब्रैकेट पढ़ो जरा, पढ़ो जरा ब्रैकेट में क्या लिखा है सर्वेंट अलाउंस में। यार तुम हमेशा गलती कराते हो, जल्दबाजी कराते रहते हो, गलती कराते रहते हो। देखो सर्वेंट अलाउंस में क्या लिखा है, ब्रैकेट पढ़ो, ब्रैकेट पढ़ो। स्पेशली मैंने लिखवाया था सर्वेंट अलाउंस में, ब्रैकेट पढ़ो। एक्चुअल सैलरी ऑफ सर्वेंट इज 800 पर मंथ। गलती करा दी ना, गलती करा दी ना, तो इतने से कम होगा ना, इतनी एग्जामिशन तो मिलेगी। अरे भाई देखो, रोहित ने कह दिया डजंट मैटर, बिल्कुल भाई डजंट मैटर। अगर सर्वेंट है मतलब अगर पर्सनल सर्विसेज दे रहा है तो फुली टैक्सेबल होता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेशनल है, ये है, तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है, बाकी टैक्सेबल होता है। ये डिफरेंस है असिस्टेंट और सर्वेंट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो असिस्टेंट अलाउंस कितना है भाई? असिस्टेंट अलाउंस इररेलेवेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी एक्टिंग का आप पे कोई असर नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कितना है भाई, कितना है सर्वेंट अलाउंस? अच्छा, असिस्टेंस अलाउंस, सॉरी। ठीक है, मिलेगा तो ये 36,000, और एक्चुअली में जो खर्चा हुआ वो 2,000 रुपये महीने का। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल, तो 24,000 माइनस कर दिया, 12,000 हो गया टैक्सेबल। ठीक है, फिर है भाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस है 24,000 रुपये का, और जो खर्चा हुआ है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस में, वो तो कहीं ज़्यादा हुआ है।
देखो जो एक्चुअल खर्चा हुआ ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस का, वो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर 8,000 रुपये पर मंथ था, कहीं ज्यादा हुआ है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ जितना हमें अलाउंस मिला है उतना भाई हमें डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो 2000 का पूरा 2000 डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई रोहित शर्मा जरा कैलकुलेटर उठाओ और अपना जलवा दिखाओ। ठीक है भाई, टोटल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बता दो कितनी। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बता दो कितनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, 2,42,000, 2,42,000। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मुझे पता है इसको भी तुम फटाफट 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 करके निपटवा दोगे। 2,40,000 बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो एक ना काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। इसको मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन कल की क्लास में हम क्लास में इसका पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अल्टीमेट जो आंसर है वो भी टैली करेंगे, और इसका जो आंसर है वो तुम्हारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई जो हमारा कुछ एक एलिमेंट्स हैं इसके, वो भाई हो सकता है तुम्हें एकदम से याद ना आए, जैसे कि ये फ्री मील्स और गिफ्ट, ये दोनों भाई एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने नहीं करे। अच्छा मेडिकल फैसिलिटी भी है जो हमने अभी नहीं करा, तो ये तीनों ही तुम्हें अभी याद नहीं आएंगे एकदम से। तो इन तीनों में थोड़ा सा रिसर्च करना, आगे की बुक को पढ़ लेना या फिर रेगुलर लेक्चर देखना, और कोशिश करना, बस ट्राई करना कि भाई ये तुम्हारे को हो जाए। कोशिश करना, देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, और इसका आंसर व्हाट्सएप पे मुझे भेजना। कल इसका आंसर हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। मैं भी अपना आंसर भर के लाऊंगा पूरा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स तुम भी भर के लाना, दोनों अपना आंसर टैली करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो एक होमवर्क छोटा सा, और हम लोग भाई हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर प्रिंट कर लूंगा, आपके साथ साथ करूंगा, वेरी गुड। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाओ ना प्लीज, सॉल्यूशन देखो ना प्लीज। इसका सॉल्यूशन बोल रहे हो क्या? लो जी लो, सॉल्यूशन देखो इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपके पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो यस, आज की क्लास यहां खत्म होती है। ओके बाय, थैंक्स सर आज की क्लास के लिए, मजा आ गया सर। जय श्री राम, जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।